कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज हम करेंगे एग्जाम्पल्स। ठीक है, एनसीईआरटी में जो भी एग्जाम्पल दे रखे हैं वो सब करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 2.1, मतलब एग्जाम्पल 2.1 है। क्या है ये? एग्जाम्पल 2.1। ठीक, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 2.1 क्या कह रहे हैं हमसे। कह रहा है कैलकुलेट करिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालिए इस चार्ज की वजह से। ठीक है, वो पॉइंट पी 9 सेंटीमीटर की दूरी पर है इस चार्ज से। तो ये तो वही वाला फॉर्मूला बन गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का। ठीक है, कोई चार्ज दे रखा है कितना, 4 × 10⁻⁷ कूलम चार्ज, और इससे आर दूरी पर, वो दूरी कितनी है, 9 सेंटीमीटर। एक पॉइंट है पी, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है पी पर। ठीक है, तो आपको इसमें कंसेप्ट वही यूज करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का, कि अगर कोई चार्ज होता है उससे आर दूरी पर अगर कोई पॉइंट पी होता है, तो इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल की वैल्यू बच्चों याद होगी आपको, क्या होती है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर होती है। क्लियर है? तो यही अप्रोच यहाँ पे जब हम लगाएंगे, यही फॉर्मूला हम जब लगाएंगे यहाँ पर, तो देखिए क्यू की वैल्यू लगाएंगे। पहले 1/4πε0 की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹ होती है। चार्ज की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, 4 × 10⁻⁷ कूलम होती है। और बच्चा दूरी कितनी है, 9 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को क्या करेंगे, 10⁻² कर देंगे चेंज। देखिए 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा, 4 × 10⁻², × 10⁻⁻²। बच्चों ये +2 हो जाएगा न्यूमरेटर में आके, 4 × 10⁻⁴ क्या आ जाएगा बेटा, वोल्ट आ जाएगा। ये पोटेंशियल हमारे पास निकलेगा एट पॉइंट पी पर। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है ऑब्टेन वर्क डन किसी चार्ज को, टू कोई चार्ज है इन ब्रिंगिंग ए चार्ज 2 × 10⁹ कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो बच्चों देखो ध्यान से सुनो, ये वाला जो था, यही अप्रोच देखो, जो सोर्स चार्ज था, ये सोर्स चार्ज था, इससे आर दूरी पर एक पॉइंट था पी। ये दूरी कितनी थी हमारे पास सर, 9 सेंटीमीटर। और बेटा ये चार्ज कितना था, 4 × 10⁻⁷ कूलम चार्ज था। ठीक है, अब किसी चार्ज को, ठीक है, कह रहा है किसी चार्ज को, कौन सा चार्ज है, 2 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आते हैं पी पर। तो मान लो कोई चार्ज है Q0। ठीक है, इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी तक लेके आने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है जब हम इस चार्ज Q0 को, अगर आप देखें कि जब हम लेके जाएंगे, यहाँ से यहाँ लेके आएंगे, तो जाहिर सी बात है इस चार्ज Q0 पर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा। जब ये चार्ज Q0 इधर आएगा भाई, तो ये Q0 और इस Q0 के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। और तुम क्या करोगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि चार्ज को स्लोली स्लोली मूव कराते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं इसके अपोजिट। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। नेट फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो बेटा वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये स्लोली स्लोली मूव करेगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाएगा ये। ठीक है, नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, तो ये स्लोली स्लोली मूव करते हुए ये पॉइंट पी पर आ पाएगा। ठीक है बेटा, अब आप मुझे बताओ कि इस चार्ज Q0 को जब हम वर्कडन करेंगे, वर्कडन जो करेंगे, ठीक है, बाय एक्सटर्नल एजेंसी, तो आपको फॉर्मूला पता होगा, किसी पॉइंट पी पर वर्कडन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इक्वल टू किसी चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पी पर लेके आने में, इन्फिनिटी टू पॉइंट पी पर लेके आने में, अपॉन किस चार्ज को लेके आने में, Q0 चार्ज को लेके आने में। ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता है हमारा। अच्छा, पोटेंशियल एट पॉइंट पी पर आपको पता है कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। और हम याद रखना, एक्सटर्नल फोर्स की अगर देखा है, ठीक है, जो हमारा फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, उसी की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। और पॉइंट पी पर हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी कितना होगा, किसी चार्ज Q0 को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लेके आने में। ठीक, वो वर्क डन क्या करना है, बेसिकली हमें निकालना है बेटा। तो एक वो बताओ, जब इस चार्ज Q0 को इस पॉइंट पी पर लेके आओगे, ठीक है, इस पॉइंट का पी का पोटेंशियल तो तुमने निकाल दिया, इस पॉइंट पी का तो पोटेंशियल तुमने निकाल दिया। सर कितना निकाला बेटा, ये निकाला 4 × 10⁻⁴, बेटा ये तो निकाला। ठीक है, एक्सटर्नल वर्क डन आपको निकालना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसी चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लेके आने में, अपॉन Q0 की वैल्यू कितनी है सर, Q0 की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में कितनी गिवन है, कितनी है यहाँ पर, Q0 की वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻⁹ कूलम, यही तो दे रखी है, 2 × 10⁻⁹ कूलम हो गई। तो देखो वर्क डन कितना आ जाएगा, ये इन्फिनिटी से पी तक लेके आने में किसी चार्ज को, तो 4 × 2 = 8 हो गया, 8 × 10⁻⁴ कितना हो गया ये हो गया हमारे पास -5 जूल हो गया, ये वर्क डन आया।
अब क्या पूछ रहा है, क्या ये जो है पाथ पे डिपेंड करेगा? देखो ध्यान रखो, जो भी हमारा वर्क डन होता है, ठीक है, जो भी हमारा वर्क डन होता है, जब हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आएंगे बच्चों, इन्फिनिटी से लेके आएंगे, ठीक है, इन्फिनिटी से जब हम लेके आएंगे, इसमें एक एक्चुअली ये देखते हैं, हाँ, जब हम इन्फिनिटी से इसको यहाँ से लेके आएंगे तो क्या होगा कि जो हमारा वर्क डन है, ठीक है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा बच्चा? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। इनिशियल पोजीशन क्या है? इन्फिनिटी। और फाइनल पोजीशन क्या है? पी पर। तो हम चाहें बिल्कुल ऐसे चले जाएं, या बेटा हम ऐसे घूम के चले आए, या बेटा ऐसे घूम के चले आए हम, ठीक है, पॉइंट पी पर। तो इसके दौरान भी जो वर्क डन आएगा, इसके दौरान भी जो वर्क डन आएगा, और इसके दौरान भी जो वर्क डन आएगा, तीनों के दौरान जो वर्क डन होगा वो हमेशा याद रखना सेम होगा। क्या होगा? वर्क डन सेम होगा, क्योंकि वो वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। भाई इनिशियली कहाँ से उठा रहे हो चार्ज को, क्यू नॉट को? इन्फिनिटी से लेके जा रहे हो, और कहाँ तक लेके जाओगे? पॉइंट पी पर, ठीक है। तो जो हमारा वर्क डन होगा किसी चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लेके आने में, ठीक है, वो वर्क डन हमेशा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि जो भी वर्क डन हम करते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो भी हम वर्क डन करते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो याद रखना वो पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। क्योंकि हमारा ये जो जो चार्ज है, सोर्स चार्ज है, ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बना रहा है मेरे भाई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट तो मारे हो, तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? इस सोर्स चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है। बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। जब भी आप वर्क डन किसी अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स करते हो, तो वो वर्क डन जो होता है हमेशा पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है, केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, याद रखना, ठीक है, क्लियर है? तभी तो वर्क डन क्या होता है, तीनों के वाला सेम होगा, चाहे इस रास्ते से निकल जाओ, चाहे इस रास्ते से निकल जाओ, चाहे इस रास्ते से निकल जाओ, किसी भी रास्ते से निकल जाओ। हमेशा याद रखो कंजर्वेटिव फोर्स कौन से फोर्सेस जो होते हैं, जो केवल और केवल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, वो बीच के रास्ते पे डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स हो गया बेटा, है ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। ये सब क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। और वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल कितना होता है? 0 होता है। ये भी मैंने आप लोगों को बताया अभी था, क्लियर है? तो इसमें क्या लिखना है, नीचे याद रखना, इसमें जो लिखना है, इसमें लिखना वर्क डन, ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, डज नॉट डिपेंड बेटा अपॉन द पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ध्यान रखना, डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। बिकॉज, क्यों नहीं करता? बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, आर कंजर्वेटिव फोर्स। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है बेटा? ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कैसा होता है ये? कंजर्वेटिव फोर्स। जब कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो ये क्या होगा? पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल और केवल इनिशियल पॉइंट पर डिपेंड करेगा। कंजर्वेटिव फोर्स में लिख लेना, एक इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, एक ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया बेटा, एक स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये होते हैं। और वर्क डन जो होता है ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा फॉर ए कंप्लीट साइकिल, वो भी याद रखना, वो हमेशा क्या होता है? 0 होता है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फॉर ए कंप्लीट साइकिल कितना होता है? 0 होता है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 2.1 की एक्सप्लेनेशंस थी, ठीक है। चलिए अब देखिए बेटा एग्जाम्पल 2.2, देखिए बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल 2.2 क्या कह रहा है कि दो चार्जेस हैं लोकेटेड 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। देखो मेरे पास एक चार्ज है Q1, जो कितनी दूरी पर? Q1 चार्ज कितना है? 3 × 10⁻8 कूलम। और बच्चा दूसरा चार्ज कितना है? Q2 बराबर -2 × 10⁻8 कूलम। ये चार्ज दे रखे हैं। और ये दोनों चार्ज कितनी दूरी पर है बेटा? यहाँ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं दोनों चार्जेस, क्लियर है? दोनों चार्जेस कितनी दूरी पर हैं? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। कह रहा है किस पॉइंट पर ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस पोटेंशियल 0 होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। तो ध्यान रखना पोटेंशियल हमेशा जो 0 होगा ऐसा पॉइंट पर होगा जो पॉइंट स्मॉलेस्ट चार्ज के नज़दीक होगा। उस पॉइंट पर हम जनरली मानेंगे कि जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो 0 होगी। तो अब इसमें स्मॉलेस्ट आपको चार्ज देखना है कौन सा है,
+3 है या -2 है? -2 ऑब्वियसली क्या होगा, हमेशा याद रखना इसमें नेगेटिव साइन वाला जो होता है, हमेशा पहले क्या होता था इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या करते थे वो -2 में मैग्नीट्यूड लेते थे तो माइनस हटा देते थे, खाली 2 को देखते थे। और जैसे यहाँ पे चार्ज -2 है और चार्ज जैसे ये -8 होता फॉर एग्जाम्पल और चार्ज होता +2, ठीक है। और दो चार्जेस के बीच में कंपेरिजन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसकी नेगेटिव साइन के अकॉर्डिंग जो है खाली हमारे पास डायरेक्शन आ जाती थी। लेकिन जब हम नल पॉइंट लेते थे वो हमेशा स्मॉलेस्ट चार्ज की वजह से लेते थे। अब यहाँ पर स्मॉलेस्ट चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में कौन सा होगा भाई, 2 ही होगा। क्योंकि अगर हम देखें माइनस को हटा दो, अगर मैं इसका मॉड कर दूं तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड केवल और केवल 8 ही तो होगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 2। तो इनमें छोटा कौन सा है, 2 ही तो छोटा है। लेकिन अगर पोटेंशियल का केस होता, अगर ये -8 होता और ये 2 होता, तो याद रखो अब इस -8 और इस 2 में छोटा कौन होता, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो -8 हमेशा छोटा होता किससे, 2 से, क्योंकि 2 क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, -8 क्या है ये नेगेटिव वैल्यू है। हम यहाँ पे वैल्यू कंसिडर करेंगे, ये मैग्नीट्यूड ही शो करेगा क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, वहाँ पर डायरेक्शन होती नहीं है। तो बच्चों इन दोनों में से छोटा कौन है, -2 ही है। तो हम जो पॉइंट लेंगे वो हमेशा स्मॉलेस्ट चार्ज के नज़दीक लेंगे। तो स्मॉलेस्ट चार्ज का नज़दीक कौन होगा भाई, वो यहाँ पे अंदर भी ले सकते हैं वो पॉइंट पी, और आप बाहर भी ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं अंदर पॉइंट ले लेता हूँ, उस अप्रोच से करता हूँ, फिर उसके बाद जो है हम इस पॉइंट पी को आउटसाइड भी लेंगे, ठीक है। तो चलो पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताओ कितनी होगी ये दूरी। सर ये दूरी मान ली मैंने x है, क्लियर है। 15 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदल दोगे तो कितना आ जाएगा, 0.15 मीटर आ जाएगा। बच्चों ये दूरी कितनी हो जाएगी बताओ, ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी 0.15 माइनस के x हो जाएगी, क्लियर है, क्लियर। चलिए तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी पर किसकी वजह से होगा सर, एक तो Q1 चार्ज की वजह से होगा और एक Q2 चार्ज की वजह से होगा, है ना। पोटेंशियल पॉइंट पी पर कितना होगा, 0, क्वेश्चन में दे रखा है। Q1 की वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0, ठीक है बेटा। Q1/R1 होगा। फॉर्मूला क्या होता है, किसी चार्ज की वजह से उस जिस पॉइंट पर निकालते हैं उस चार्ज से उस पॉइंट तक की दूरी लेते हैं। तो बताओ P तक की दूरी कितनी होगी, Q1 चार्ज कितना है 3 × 10⁻8, और बताओ इस चार्ज Q1 से P तक की दूरी कितनी है, बोलो बेटा x, तो ले लेंगे x, ठीक है। फिर लिखेंगे +1/4πε0। अब बताओ कौन सा चार्ज लेंगे, ये -2 × क्या ले बोलेंगे, -2 × 10⁻8 अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे बेटा। उस चार्ज से उस पॉइंट पर पी पर जिस पॉइंट पर निकालना है उस तक की दूरी लेते हैं, वो कितनी है 0.15 - x, क्लियर है बेटा। अब जो प्लस है ये देखो, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो मैं इधर ले आ रहा हूँ 1/4πε0 × 2 × 10⁻8 अपॉन के 0.15 माइनस के x इक्वल हो जाएगा बेटा 1/4πε0 × 3 × 10⁻8 अपॉन x, क्लियर है बेटा। तो देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया और देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा 3 × 0.15 माइनस के हो जाएगा 3x। तो बच्चों 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू हो जाएगा कितना 0.45। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आएगी 0.09 मीटर आएगी, तो 5 9 जो होते हैं 45, क्लियर है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 सेंटीमीटर, कह सकते हैं कितनी आएगी x की वैल्यू 9 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है, क्लियर। अभी इसी पॉइंट को हमने अंदर लिया, इसी पॉइंट को अगर हम बाहर ले लेते तब क्या आती वैल्यू, चलो देखते हैं। देखो इन्हीं दो चार्जेस थे, कितना चार्ज था बेटा Q1, ये था 3 × 10⁻8 कूलम, और एक चार्ज था बेटा Q2 बराबर -2 × 10⁻8 कूलम, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी थी 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तो कितना आ गया 0.15 मीटर आ गया। अब मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट पी पे को कहाँ ले लिया, बाहर ले लिया, स्मॉलेस्ट चार्ज के नज़दीक ही लेना है, ठीक है। और कितनी जो हम डिस्टेंस लेते हैं वो हमेशा याद रखना Q1 चार्ज से लेंगे x, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन आप Q1 से लीजिए, ठीक है। तो आंसर बिल्कुल सही आएगा, नहीं तो आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पर कि ये डिस्टेंस कितने चार्ज से आई है, इतने x जो है, अगर पॉइंट Q2 से P तक की दूरी x मानते तो लिखना पड़ता है ये x दूरी जो आई है ये Q2 चार्ज से आई है, ठीक है।
अभी क्या है कि Q1 चार्ज से आ रही है, क्यू एक्स माइनस के कितना हो जाएगा बेटा, ये 0.15 हो जाएगा। क्लियर? एक्स माइनस के कितना हो जाएगा, 0.15 मीटर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, पॉइंट पी पर पोटेंशियल कितना होगा, नेट पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, Q1 चार्ज की वजह से होगा, और बच्चों देखो Q2 चार्ज की वजह से होगा। क्लियर है? ठीक, Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल, पॉइंट पी पर पोटेंशियल तो जीरो होगा, 1/4πε0 हो गया इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻⁸ अपॉन यहाँ से यहाँ तक P तक की दूरी कितनी है, x प्लस के 1/4πε0। Q2 की वैल्यू कितनी है बच्चा, -2 × 10⁻⁸ अपॉन यहाँ से P तक की दूरी कितनी है, Q2 चार्ज से P तक की दूरी कितनी है, बोलो, x माइनस 0.15। क्लियर? अब ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2 × 10⁻⁸ अपॉन के बेटा x माइनस के 0.15 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 3 × 10⁻⁸ अपॉन के हो जाएगा x। क्लियर है? तो बच्चों देखो ये कैंसिल आउट हो गया इससे, 10⁻⁸ कैंसिल आउट हो गया इससे, तो कितना आ गया 2x इक्वल टू आ गया 3x माइनस के 0.445। ठीक है, तो बच्चों कितना आ गया, ये 3x माइनस 2x कर देंगे इक्वल टू हो जाएगा 0.45, तो ये कितना आ जाएगा, x बराबर 0.45 मीटर आ जाएगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं x बराबर कितना आ जाएगा, 45 सेंटीमीटर आ जाएगा, यही बोल सकते हैं। तो अब देखो आंसर कितना आ रहा है, 45 सेंटीमीटर। तो दोनों तरीके से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो आंसर देख लीजिए, यहाँ पे देखो एक 9 सेंटीमीटर आ रहा है और एक 45 सेंटीमीटर आ रहा है, और ये कहाँ से आ रहा है, Q1 चार्ज से लेके आ रहे हैं। क्या लेके आ रहे हैं, Q1 चार्ज से लेके आ रहे हैं। क्लियर है? आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए बेटा एग्जाम्पल 2.3 देखिए, एग्जाम्पल 2.3 में क्या कह रहा है, समझिए कि कोई सोर्स चार्ज है। सबसे पहले देखिए एक सोर्स चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाहिर सी बात है बाहर निकल रही है, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी की सारी क्या निकल रही है बेटा, बाहर निकल रही है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q, एक पॉइंट P एक पॉइंट Q। ठीक है, तो याद रखो इसमें पूछ रहा है कि किसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। ठीक है, ये चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं बेटा, आती हैं। नेगेटिव चार्ज की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, आती हैं। ध्यान रखो, इस बीच में कौन से 2 पॉइंट्स रखे हैं, इस बीच में 2 पॉइंट रखे हैं, पॉइंट A और पॉइंट B। ठीक है, तो सुनो ध्यान से सुनो, इसमें कंसेप्ट क्या यूज करेंगे हम, सबसे मेन चीज़ वो ही है। ठीक है, याद रखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर मैंने 2 पॉइंट लिए, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फॉर्मूला होता है E = -dV/dr। पढ़ा है आपने? ठीक है सर, पढ़ा है। तो इसका मतलब नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि पोटेंशियल, नेगेटिव साइन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता था यहाँ पर कि पोटेंशियल डिक्रीज होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा किसमें, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। यही तो फॉर्मूला, यही तो हम पढ़ते भी थे। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है। ये बताओ पहली बात कि जो सोर्स चार्ज होता है यही तो अपना चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, उनमें से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये ले ली। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने 2 पॉइंट ले लिए, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। ये बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर देखें तो दूरी R1 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखें तो वो दूरी R2 है। ठीक है, अगर मैं पोटेंशियल निकालूं बेटा V1, तो V1 की वैल्यू यही तो होगी 1/4πε0 Q/R1, और V2 कितना होगा सर, 1/4πε0 Q/R2, यही तो होगा। अब ये बताओ इसमें दूरी R1 छोटी है या R2 छोटी है, तो सर दूरी R1 छोटी है। अब इस फॉर्मूले से यही तो पता चल रहा है V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के, जितनी दूरी छोटी होगी उतना ही तो ज़्यादा पोटेंशियल होगा। तो ये पता है तुम्हें, R1 अगर छोटा है R2 से तो पोटेंशियल V1 वाला ज़्यादा होगा V2 से। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू घट रही है। देखो V1 की वैल्यू बड़ी है और V2 की वैल्यू देखो घट गई नहीं घट गई। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। यही तो इंडिकेट कर रहा है। अब आपको बस यही चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर भी देखो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको ये पता है कि यहाँ से जो सोर्स चार्ज P है
ये इलेक्ट्रिक फील्ड के नज़दीक है और ये पॉइंट क्यू क्या है, सोर्स चार्ज के जो है क्या है, ये दूर है। तो जितना पॉइंट दूर होगा उसका पोटेंशियल उतना कम होगा। क्या होगा, उतना कम होगा। अरे बताइए ना, होगा या नहीं होगा बेटा? बिल्कुल। तो ये बताओ, वीपी माइनस वी क्यू करूँगा, वीपी माइनस वी क्यू करूँगा तो क्या आएगा? बताओ इसका आंसर। वीपी क्या है, सिंस वीपी क्या है ये निकालना है मुझे। तो बेटा वीपी ग्रेटर देन है वी क्या, वी क्यू के। सर क्यों है? क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा आर के। जितनी दूरी कम होगी उतना ही तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? तो इसलिए वीपी माइनस वी क्यू करोगे, ठीक है, बड़ी में से छोटी वैल्यू घटाओगे तो आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव ही तो आएगा। ठीक है, तो इसलिए वीपी माइनस वी क्यू अगर हम देखें तो आंसर कितना आ रहा है? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा साइन बेटा मेरे भाई? साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा भाई। कैसा आएगा साइन? पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा साइन? पॉजिटिव साइन आएगा। क्लियर है? बोलिए। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों के। बताइए कितना आ गया? वीपी माइनस वी क्यू पॉजिटिव आ गया बेटा। क्लियर? अच्छा, इसका सेकंड पार्ट देखिए। अब वीबी माइनस वी ए कैसा होगा, ये पूछ रहा है। वीबी माइनस वी ए कैसा होगा? आप मुझे बताइए। ये वाला पॉइंट जो है, आप ऐसे भी समझ सकते हो यार, पी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, ऐसे ऐसे भी समझ सकते हो, और ऐसे समझ सकते हो कि भाई मान लो पी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू होगी, देखो जो सोर्स चार्ज के नज़दीक होगा तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जो और जो पॉइंट क्यू जो है सोर्स चार्ज से नज़दीक है तो उसका पोटेंशियल कम हो गया, मान लो 8 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो वीपी में से वी क्यू घटाओगे तो कितना आएगा भाई? 10 में से 8 घटाओगे तो 2 ही वोल्ट तो आएगा। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? सर पॉजिटिव है। तो इसलिए आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? चलो अब यही पार्ट वीबी माइनस वी ए निकालना है तुम्हें, वीबी माइनस वी ए करना है। तो बच्चों देखो, ये नेगेटिव चार्ज था, देखो ये नेगेटिव चार्ज था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी ओर आती है नहीं आती? तो इसमें 2 पॉइंट लिए थे मैंने। कौन से पॉइंट लिए? 2 पॉइंट ए और बी। ठीक है, जो पॉइंट ए, जाहिर सी बात है, जो पॉइंट ए इस नेगेटिव चार्ज के नज़दीक होगा उसका पोटेंशियल उतना ही नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव पोटेंशियल तो मान लो इसका पोटेंशियल माइनस 10 वोल्ट है और इसका पोटेंशियल माइनस के जो है 2 वोल्ट मान लो। कितना मान लो? माइनस के 4 वोल्ट मान लो। ये कम पोटेंशियल नेगेटिव होगा। या ये कह सकते हो सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो इसका पोटेंशियल -4 वोल्ट है तो उसका पोटेंशियल -10 वोल्ट हो गया नहीं हो गया? अरे बोलिए ना, हो गया या नहीं हो गया? क्यों? क्योंकि सर पोटेंशियल जो होता है घटता है। -4 वोल्ट ज़्यादा है या -10 वोल्ट ज़्यादा है? ऑब्वियसली -4 वोल्ट ज़्यादा है और -10 वोल्ट क्या है? कम है। तो क्या देख रहे हो तुम? पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर? घट रही है। क्या हो रही है? पोटेंशियल की वैल्यू घट रही है। यहाँ पर देख रहे हो ना आप, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया। अब वीबी माइनस वी ए करोगे तो ऑब्वियसली वीबी कितना है? -4 माइनस वी ए की वैल्यू कितनी है सर? -10 वोल्ट। तो देखो -4 + 10 करोगे तो कितना आ जाएगा सर? +6 वोल्ट आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो बताओ इसका आंसर कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो आ रहा है ना? तो वीबी माइनस वी ए का साइन कैसा होएगा? पॉजिटिव आएगा। और तुम देख भी सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में सबसे पहले होगा, जो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम देखें, जो पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड के जितना नज़दीक होगा उतना पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसलिए वीबी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा वी ए से। इसलिए इनका डिफरेंस क्या होगा? जैसे एग्जाम्पल ले लिया, इसका पोटेंशियल अगर -4 वोल्ट है और इसका पोटेंशियल ए का पोटेंशियल जो है -10 वोल्ट है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव पोटेंशियल इसलिए हुआ इसका -10 वोल्ट क्योंकि ये सोर्स चार्ज के जितना नज़दीक होगा पॉइंट, उसका पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा नेगेटिव होगा। क्लियर है? तो इसलिए अगर हम वी ए में से वीबी घटाएं, वीबी में से वी ए घटाएंगे तो हाई पोटेंशियल में से लो को उठाएंगे तो ऑब्वियसली वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, पार्ट बी। पार्ट बी देखिए, ये कह रहा है साइन बताइए पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन क्यू एंड पी एंड ए एंड बी। देखो हमेशा याद रखो, पोटेंशियल एनर्जी जो है ये लिखेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी जनरली कि चार्ज इनटू जो भी पोटेंशियल होगा एट दैट पॉइंट, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, एट दैट पॉइंट। अब आप देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, सोर्स चार्ज था, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी निकल रही थी, ऐसी निकल रही थी। इस बीच में 2 पॉइंट लिए थे आपने, पॉइंट पी और बच्चों पॉइंट क्यू, यही तो लिया था। ऐसे निकल रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ऐसे निकल रही थी, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब ये कह रहा है कि इस पॉइंट पी पर बच्चों तुमने क्या रख दिया? इस पॉइंट पी पर आपने क्या रख दिया? एक नेगेटिव चार्ज रख दिया। क्या रख दिया? स्मॉल नेगेटिव चार्ज रख दिया। तो बताओ -Q रख दिया, इस पॉइंट क्यू पर भी नेगेटिव चार्ज रख दिया। ठीक है, तो अब कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना हुआ। अब ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी पी पर कितनी होगी? जो भी चार्ज लिखा है वो चार्ज इनटू पोटेंशियल एट पॉइंट पी पर, ये तो लिखेंगे बच्चा।
ऐसे ही यू क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, जो चार्ज है वो लिखेंगे माइनस क्यू, क्यू पे भी नेगेटिव चार्ज रखा है, इंटू पोटेंशियल एट क्यू। ठीक है, अब ये डिफरेंस पूछ रहा है, जब डिफरेंस पूछ रहा है तो हमारे को निकालना है यू क्यू माइनस यू पी। तो बच्चे यू क्यू कितना है सर, माइनस क्यू इंटू वी क्यू है, माइनस जो यूपी है वो कितना है, माइनस क्यू इंटू वी पी है, यही तो हुआ। तो बच्चों कितना हुआ, माइनस क्यू इंटू वी क्यू प्लस के क्यू इंटू वी पी, यही तो लिखेंगे। क्यू कॉमन जब ले लेंगे तो ये हो जाएगा वी पी माइनस वी क्यू। अब मुझे बता दो बेटा वी पी माइनस वी क्यू की वैल्यू कैसी आई थी आपके पास, पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर बोलो कैसी आई थी वैल्यू, पॉजिटिव। सर पॉजिटिव आई थी, कैसी आई थी, पॉजिटिव। तो ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना आएगा, यू क्यू माइनस यूपी का डिफरेंस कितना आएगा, सर पॉजिटिव ही तो आएगा। तो देखो बेटा इसका साइन पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी का, क्या आएगा क्यू और पी के लिए, कितना आएगा, पॉजिटिव। ऐसे ही ए और बी के लिए पूछ रहा है, तो बताओ ए और बी के लिए नेगेटिव चार्ज था ये, इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आई थी, बोलो बच्चों ऐसे आई थी। इसमें दो पॉइंट लिए थे हमने, एक पॉइंट ए लिया था और एक पॉइंट बी लिया था। तो ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए पर कितनी होगी। सर यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज रख दिया भाई, यहाँ पर भी हमने क्या रख दिया, नेगेटिव चार्ज। चलिए यहाँ पर भी हमने नेगेटिव चार्ज रख दिया माइनस क्यू, और यहाँ भी नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो ए पर क्या हो गया, माइनस क्यू इंटू वी ए होगा, और यू भी कितना आएगा बच्चे, माइनस क्यू इंटू वी बी आएगा। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना बनेगा मेरे भाई, यू ए माइनस यू बी करेंगे तो देख यू ए कितना है, माइनस क्यू वी ए माइनस, ठीक है, और यू बी करेंगे तो कितना आएगा, माइनस क्यू इंटू वी बी करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो कितना आ गया, माइनस क्यू वी ए प्लस के क्यू वी बी, तो क्यू कॉमन ले लिया तो भाई कितना आ गया, वी बी माइनस वी ए आ गया। क्लियर। अच्छा वी बी माइनस वी ए भाई तूने कितना निकाला था, ऊपर देखो वी बी माइनस वी ए क्या निकाला था, पॉजिटिव। क्या निकाला था, वी बी माइनस वी ए की वैल्यू पॉजिटिव निकाली थी। तो ये पूरा आंसर कितना आएगा, पॉजिटिव ही तो आएगा। इसका डिफरेंस बोलो, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जो होगा ए और बी पे कितना आएगा, सर पॉजिटिव आएगा। कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। बोलो तो आंसर कितना आ रहा है इसका, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ए और बी के लिए पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है बेटा, चलिए पार्ट सी देखिए। पार्ट सी बेटा क्या कह रहा है, पार्ट सी में कि वर्क डन निकालिए बाय द फील्ड के द्वारा स्मॉल चार्ज को हम इन मूविंग ए स्मॉल चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी। तो देखो बेटा ये पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही थी, इसमें यहाँ पर मेरे दो पॉइंट थे, एक पॉइंट क्या था पी और एक पॉइंट क्या था क्यू। ठीक है, आप मुझे बताओ ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। क्लियर। तो हम चार्ज को किधर मूव कर रहे हैं, ये चार्ज है, कोई चार्ज रख दिया, इस चार्ज को मूव करा रहे हैं, स्मॉल चार्ज पॉजिटिव चार्ज मूव करा रहे हैं क्यू से पी की ओर। तो मान लो एक टेस्ट चार्ज ले लिया क्यू, क्यू से पी की ओर चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क डन होगा बाय दिस फील्ड के द्वारा। आप ये बताओ इस चार्ज को जब रखेंगे तो ये सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है। तो याद रखो कि बेटा इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पर कौन सा फोर्स लगेगा, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। बोलो लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। आपको इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट मूव कराना है, और मान लो ये पी और क्यू कितनी दूरी पर सेपरेटेड है, मान लो एक्स दूरी पर सेपरेट है, तो इस चार्ज को क्यू से पी तक लेके आने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कौन सा लगा रहे हो, इलेक्ट्रिक फोर्स, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, इस चार्ज को क्यू से पी तक लेके आने में एक्स, इंटू थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, कॉस 180 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी सर, देखो ये एंगल और ये एंगल बताओ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होगा और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इधर है, इनके बीच का एंगल थीटा कितना हो गया सर, 180 डिग्री हो गया। और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1 होती है। कितनी होती है, -1 होती है। तो वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन जो होगा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। कैसे आएगा, नेगेटिव आएगा। फील्ड के द्वारा वर्क डन कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। यही आपसे पूछा था कि वर्क डन बताओ कि फील्ड के द्वारा कितना आएगा, वर्क डन फील्ड के द्वारा कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। साइन बताना वर्क डन का कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है, समझ में आया नहीं आया, फिर से सुन लो कि इस चार्ज क्यू पर एक पॉइंट चार्ज, एक कोई इस क्यू पॉइंट पर हमने एक चार्ज रखा क्यू नॉट, इस क्यू नॉट को क्यू से पी तक लेके आने में कितना वर्क डन करेगा अगेंस्ट द फील्ड। फील्ड किधर है, फील्ड तो इधर है ना यार, इस फील्ड ने इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया, इस फोर्स के अगेंस्ट तुम वर्क कर रहे हो और क्यू से पी तक लेके आ रहे हो, तो क्यू से पी तक का पोजीशन वेक्टर कितना होगा, एक्स होगा। मान लिया इसके बीच की दूरी एक्स है,
और इनके और इनके बीच का एंगल, तुम डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हो, फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इनके बीच का एंगल कितना हो गया यार, 180 डिग्री नहीं हो गया? जब 180 डिग्री होगी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन का फॉर्मूला यही तो होता है, वर्क डन होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, हो गया नहीं हो गया? थीटा किसके बीच का एंगल होता है, वेक्टर एफ और वेक्टर एस के बीच का। तो यहाँ पर वेक्टर एफ इधर है और वेक्टर एस इधर है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 180 नहीं हो गया? ठीक है, तो इसलिए वर्क डन कैसा आएगा बच्चे, नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव। चलो डी पार्ट देखो, डी पार्ट क्या कह रहा है, डी पार्ट क्या कह रहा है, डी पार्ट कह रहा है गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, क्या हुआ? तो बच्चों देखो ध्यान से सुनो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी पूछ रहा है किसी चार्ज को बी से ए तक लेके आने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो बच्चों देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ले लिया पॉइंट ए, एक पॉइंट ले लिया हमने पॉइंट बी, सही है। तो हम इस चार्ज को, कोई चार्ज है, कोई चार्ज है, ठीक है, इस चार्ज को, किसी चार्ज को कह रहा है एक्सटर्नल वर्क डन करना है किसी चार्ज को बी से ए तक लेके जाने में। मान लो कोई चार्ज ले लिया क्यू नॉट, ठीक है बेटा। अब आपको पता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन तुम्हें पता है किधर है, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भाई किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, बोलो इधर ही तो है, यही तो डायरेक्शन दिखा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की, सर इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो, मैं यहाँ पे बना देता हूँ उसको ढंग से, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है सर, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और किसी चार्ज को, मान लिया कोई चार्ज है क्यू नॉट, इस चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लेके आने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये बता पूछ रहा है। तो ये बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई हमारे पास स्मॉल नेगेटिव चार्ज कह रहा है, स्मॉल नेगेटिव चार्ज रख दिया, स्मॉल नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो जब नेगेटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स किधर लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लगेगा सर, अपोजिट लगेगा। अब इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तभी तो चार्ज क्यू नॉट स्लोली स्लोली मूव कराएंगे बी से ए तक के लिए। और ये पूछ क्या रहा है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन पूछ रहा है। देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, तो एक्सटर्नल फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट लगता है। तो अब ये बताओ पॉइंट बी से पॉइंट ए तक जाना है, तो बताओ पॉइंट बी से पॉइंट ए तक जाने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स है। देखो यहाँ पे देखो, बी से ए पे पहुंचना है, तुम्हें बी से ए पे पहुंचना है, ठीक है। तो फोर्स भी इधर लग रहा है बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स भी इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी बी से ए तक के लिए किया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी बी से ए तक के लिए किया है। मान लो दूरी एक्स है, तो बताओ दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों एक डायरेक्शन में, तो थीटा जीरो नहीं हो गया? तो बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, एफ इंटू एक्स, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 1। तो बताओ वर्क डन कैसा हो जाएगा तुम्हारे पास, वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव। कैसा हो जाएगा भाई वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन आएगा। कैसा वर्क डन आएगा, पॉजिटिव वर्क डन आएगा। क्लियर है? बाय एक्सटर्नल एजेंसी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, बाय एक्सटर्नल एजेंसी वर्क डन कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी स्मॉल नेगेटिव चार्ज की। देखिए पार्ट ई, देखिए पार्ट ई में कह रहा है क्या स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज की इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए। तो बच्चों देखो नेगेटिव चार्ज इधर है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है इसकी पे, इस पॉइंट पे यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है स्मॉल नेगेटिव चार्ज जब तुम रखोगे, ठीक है, स्मॉल नेगेटिव चार्ज जब तुम यहाँ पे पॉइंट बी पर रखोगे और उसको हम लेके आएंगे बी से ए, तो देखो नेगेटिव चार्ज है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो इसके अपोजिट लगेगा। तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हो, ठीक है, ये भी नेगेटिव सोर्स है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो रिपल्शन होगा नहीं होगा, इनके बीच में रिपल्शन होगा। तो ये चार्ज को इधर नहीं आने देगा, किधर, इस साइड आने के लिए क्या होगा, रिपल्शन का सामना करना पड़ेगा। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, धीरे 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 पॉइंट बी से ए तक आने में घटेगी। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन ड्यू टू रिपल्शन की वजह से, ड्यू टू रिपल्शन की वजह से इस नेगेटिव चार्ज को जब बी से ए पे लग गया होगे तो इसकी स्पीड क्या होगी, घटेगी। जब बेटा स्पीड घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी तो घटेगी ना। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वी स्क्वायर के। अरे है या नहीं है? तो जब वी घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी तो मेरे भाई घटेगी। बोलो समझ में आया नहीं है? तो बी से ए तक लेके आने में जो काइनेटिक एनर्जी होगी स्मॉल नेगेटिव चार्ज की क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो लिख देना यहाँ पे, जो काइनेटिक एनर्जी होगी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज की,
स्मॉल नेगेटिव चार्ज की, ठीक है, वो डिक्रीज होगी, क्या होगी, डिक्रीज होगी इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए, बी से ए तक लेके जाने में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी बेटा, घटेगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, ये काइनेटिक एनर्जी घट गई। क्लियर है। देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है 4, ठीक है। इस एग्जाम्पल 4 में क्या देखना है आपको, कि कह रहा है कि 4 चार्जेस दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं इन्होंने, 4 चार्जेस दे रखे हैं, ठीक। एक चार्ज दे रखा है प्लस क्यू, एक चार्ज दे रखा है माइनस क्यू, फिर एक चार्ज दे रखा है प्लस क्यू, और फिर एक चार्ज दे रखा है माइनस क्यू, ठीक है। ये इनकी साइड कितनी है, डी है, हर एक की साइड कितनी है, डी डी है, हर एक की साइड कितनी है, डी और डी है। क्लियर है। कह रहा है कितना वर्क करना पड़ेगा इसको पुट करने में, अरेंजमेंट को, ठीक है। क्लियर। तो बच्चों देखो यहाँ से ध्यान से सुनो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये डी है, ये डी है, ये कितनी हो जाएगी दूरी, ये दूरी हो जाएगी √2d। कितनी हो जाएगी दूरी, ये हो जाएगी √2d, ठीक है भाई। और बच्चों देखो ये दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, प्लस क्यू से यहाँ तक की दूरी भी ये हो जाएगी √2d। क्लियर है, ये कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक। अब बच्चों सबसे मेन चीज क्या है इसमें, कंसेप्ट क्या लगेगा वो मेन है। देखो जैसे मैं पहले दो चार्जेस हैं, मान लो Q1 और Q2, ये चार्जेस इन्फिनिटी पे रखे हुए हैं, ठीक है। क्या रखे हुए हैं, इन्फिनिटी पे रखे हुए हैं। इस चार्ज Q1 को जब मैं इन्फिनिटी से लेके आऊंगा किसी पॉइंट तक, किसी पॉइंट पे लेके आऊंगा, किसी चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से उठा करके किसी पॉइंट पर लेके आऊंगा, तो बच्चों वर्क डन कितना करना पड़ेगा। देखो शुरुआत में पोटेंशियल 0 होगा, क्योंकि इस वाले चार्ज को किसी फील्ड का सामना नहीं करना पड़ा, तो इसलिए पोटेंशियल 0 होता है, याद रखना। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, Q1 इंटू V1, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी चार्ज Q2 को जब उठा के लेके आओगे इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट 2 तक, ठीक है, तो बच्चों कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अब मालूम है पॉइंट 2 पर जो पोटेंशियल होगा, पॉइंट 2 पर पोटेंशियल जो होगा 1 की वजह से कितना होगा बेटा, 1/4πε0। बोलो इसकी दूरी कितनी है, आर, तो Q/R हो जाएगी, यही तो होगा। तो बताओ वर्क डन कितना होगा सेकंड पॉइंट पर, कितना चार्ज को लेके आ रहे हो, Q2 इंटू कितना हो जाएगा बेटा, भाई V2 होगा इस पॉइंट पर पोटेंशियल, Q2 इंटू V2। इस 2 का पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, चार्ज Q1 की वजह से। चार्ज इस पर जो चार्ज रखा हुआ है, इसी चार्ज Q1 को तो रखा है था बेटा, यहाँ पे चार्ज Q1 ही तो रखा था मेरे भाई, Q1 ही तो रखा था, तो Q1/R हो जाएगा। बोलो क्लियर है। तो देखो Q2 इंटू V2 की वैल्यू कितनी है सर, 1/4πε0 इंटू Q1/R हो जाएगी। क्लियर। तो ये वर्क डन हमारे पास निकल आया था W2। क्लियर, जिसका फॉर्मूला क्या आएगा, ये आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1/R हो जाएगा। ये वर्क डन निकल के आ जाएगा हमारे पास कितना, ये W2 वर्क डन निकल के आ जाएगा 1/4πε0 Q1/Q2/R आ जाएगा। और ये वर्क डन कितना आ जाएगा था, ये वर्क डन था 0। क्लियर। तो टोटल वर्क डन हमारे पास दोनों को जोड़ दिया था, W1 प्लस W2, बोलो यही तो था। तो ये वर्क डन 0 हो गया, और ये वर्क डन कितना आ गया, 1/4πε0 Q1/Q2/R आ गया। बोलो बच्चों क्लियर है यहाँ तक, बोलो बच्चों क्लियर है यहाँ तक, क्लियर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई वर्क डन में कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये हमारे पास वर्क डन निकल के आएगा। क्लियर है, क्लियर। तो इसी अप्रोच को हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट ए रखा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बेटा क्या है, बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। तो ये मान लिया ये जो 4 चार्ज सिस्टम है, ठीक है, ये Q माइनस Q जो पॉइंट चार्जेस हैं, ये माइनस Q, ये प्लस Q, ये सबसे पहले स्टार्टिंग में कहाँ रखे हुए हैं, इन्फिनिटी में रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस चार्ज Q को उठा के लेके आते हैं पॉइंट ए पर। देखो इस चार्ज Q को उठा के लेके आते हैं इस पॉइंट Q पर। तो इस पर पॉइंट ए पर उठा के लेके आए, तो इस पर को किसी फील्ड का सामना तो करना नहीं पड़ा, कोई अदर पोटेंशियल तो होगा नहीं। पोटेंशियल एट ए पे कितना रहा शुरुआत में, 0। तो जब पोटेंशियल ए पर 0 हुआ तो वर्क डन एट ए पर कितना हुआ बेटा, Q इंटू वी ए। तो बचाओ Q इंटू वी ए कितना हो गया, वर्क डन 0 हो गया। तो वर्क डन कितना हुआ ए के द्वारा सर, 0 हो गया। कितना हो गया, 0 हो गया। चलो ठीक है। अब देखो पॉइंट बी पर जब हम किसी चार्ज माइनस Q को पॉइंट बी पर लेके आएंगे, ठीक है, किसी चार्ज को माइनस Q को पॉइंट बी पर उठा के लेके आएंगे, तब कितना वर्क करना पड़ेगा ये सोचो, बोलो बोलो बच्चों
माइनस क्यू पर जब चार्ज को उठा के लेके आओगे, माइनस क्यू को, ठीक है, पॉइंट बी पर उठा के लेके आएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ये बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बताओ इससे यहाँ तक की दूरी कितनी है सर, डी है। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा बी पर, ए की वजह से, वो होगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर चार्ज कितना था, क्यू था ना, क्यू से इस पर बनने वाला क्यू अपॉन डी, यही तो पोटेंशियल होगा। तो बताओ वी पर वर्क डन कितना होगा सब, वी पर वर्क डन जो होगा किस चार्ज को उठा के लाए हो, माइनस क्यू चार्ज को। ठीक है, और पोटेंशियल एट वी पर। ठीक, तो देखो बेटा माइनस क्यू इंटू वी भी कितना हो गया सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन डी हो गया, यही हो गया। तो फॉर्मूला क्या आ गया, माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाई डी आ गया ये। बोलो, यही तो वर्क डन आ गया। तो बताओ ये वर्क डन जो होगा हमारे पास, ये वर्क डन आया हमारे पास वर्क डन बाई बी के द्वारा। ठीक है, क्लियर है, कितना आया वर्क डन बाई बी के द्वारा, ये आया। ठीक है, ए के द्वारा वर्क डन ये आ गया, और देखो बी के द्वारा वर्क डन ये आ गया। अब किस चार्ज को उठा के लेके आओगे, माइनस क्यू चार्ज को। ये कौन सा चार्ज है, बोलो ये कौन सा चार्ज है। चलो पहले ये सी पर उठा के लेके आ रहे हो ना, ये प्लस क्यू लिख दो, और देखो ये वाला माइनस क्यू लिख दो, डी पर चार्ज। अब प्लस क्यू चार्ज को उठा के लेके आ रहे हैं, तो बताओ जब प्लस क्यू को उठा के लेके आओगे इस पॉइंट पर, तो बताओ क्या होगा, इस पॉइंट सी पर उठा के लेके आए किस चार्ज को, प्लस क्यू चार्ज को लेके आए, किस चार्ज को लेके आए, प्लस क्यू चार्ज को लेके आए। तो अब मुझे बताना बच्चों, देखो क्या होगा, देखो इस सी पर पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, एक तो इस चार्ज की वजह से, इस पॉइंट बी पर चार्ज कितना था, बोलो सी पर जो है बी पर चार्ज कितना था सर, माइनस क्यू। और देखो ये पॉइंट था ए, है ना, ए पर चार्ज कितना था सब, प्लस क्यू। ये डी है, ये डी थी। ठीक है, और बच्चों ये कितनी थी दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी, ये दूरी थी √2d, यही तो थी। तो सी पर पोटेंशियल कितना होगा, सी पर पोटेंशियल जो होगा ए और बी की वजह से होगा सर, कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इंटू माइनस क्यू पॉन यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, डी, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस क्यू पॉन यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, √2d, कितना हो गया, √2d है। तो पोटेंशियल एट सी पर कितना आ गया, ये देखो ये आ गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लिया। ठीक है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन ले लिया हमने, इंटू डी पूरा कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी पूरा कॉमन ले लिया मैंने। तो बच्चों क्या बचा, ये -1 प्लस के 1/√2d बचा, 1/√2 बचा। ठीक है, क्लियर है, ये वाला हमारे पास बचा पोटेंशियल एट सी पर। तो बताओ वर्कडन कितना होगा एट सी पर, वर्कडन एट सी पर कितना होगा, वर्कडन इक्वल टू होगा चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो बेटा, वर्कडन एट सी पर कितना हुआ, वर्कडन एट सी पर कितना हुआ, कौन से चार्ज को उठा के लेके आए हो तुम, प्लस क्यू चार्ज को उठा के लाए हो, प्लस क्यू इंटू वी सी कहेंगे। तो प्लस क्यू इंटू वी सी की वैल्यू कितनी है बेटा, प्लस वी सी की वैल्यू है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी 1/√2 माइनस की 1। ठीक है, तो कितना फॉर्मूला आ गया, ये आ गया क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी 1/√2 माइनस की 1। यही तो वर्कडन निकाला एट सी पर, बोलो बच्चों यही तो वर्कडन निकाला एट सी पर, कितना निकाला, ये वर्कडन निकाला हमने। क्लियर है, वर्कडन एट सी पर हमने ये निकाल दिया, कितना आया, ये आया। अब वर्कडन हम किस पे निकालेंगे बेटा, डी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर किस चार्ज को लेके जाना है, माइनस क्यू चार्ज को। तो देखो ध्यान से, इस पॉइंट डी पर माइनस क्यू चार्ज को रखेंगे, लेकिन इससे पहले क्या था, सी पर था, एक बी था, और ये देखो एक ए था या नहीं था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी डी थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी डी थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी डी थी। तो ए पे चार्ज कितना था सर, ए पे चार्ज था प्लस क्यू, बी पे चार्ज कितना था माइनस क्यू, सी पे चार्ज कितना था प्लस क्यू, और डी पे चार्ज कितना हो गया, ये डी पे चार्ज था माइनस क्यू। कितना डी पे चार्ज है बेटा, ये माइनस क्यू चार्ज। सही है, ये है डी पर माइनस क्यू चार्ज। क्लियर है, ये दूरी भी कितनी है, डी है, ये दूरी भी कितनी है, डी है। क्लियर है, क्लियर बेटा। तो देखो ध्यान से सुनना, इस डी पर जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट डी पर, ठीक, किस किस की चार्ज की वजह से होगा, इस प्लस क्यू की चार्ज की वजह से भी होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन डी। ठीक है, एक देखो इस बी की वजह से भी होगा, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, √2d है। ठीक है, तो प्लस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
माइनस क्यू अपॉन रूट टू डी हो जाएगा, प्लस इस पॉइंट ए पर जो रखा हुआ चार्ज है 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, डी है। क्लियर है? तो बच्चों देखो क्यू अपॉन 4πε0 इंटू डी कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 1/√2 प्लस के 1 हो गया। ठीक है, तो बच्चों कितना आ गया ये, क्यू अपॉन 4πε0 इंटू डी, ये हो गया 2 माइनस 1/√2। क्लियर है? ये वर्क डन आ गया, ये पोटेंशियल आ गया एट पॉइंट डी पर। ठीक है, क्लियर? तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इक्वल टू होगा एट पॉइंट डी पर किस चार्ज को लेके आए हो बेटा, माइनस क्यू चार्ज को लेके आए हो, इंटू वी डी। तो बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन के 4πε0 इंटू डी, ये आ जाएगा 2 माइनस 1/√2। ठीक है, अब टोटल वर्क डन इस अरेंजमेंट में कितना होगा, तो तीनों को जोड़ दो। देखो ए पर, जो बी पर है, प्लस सी पर है, प्लस डी पर है, इन सारे वर्क डनों को जोड़ दो। तो बताओ ए पर कितना था पोटेंशियल वर्क डन, 0। बी पर कितना आया, बताओ बेटा, बी पर आया माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 इंटू डी। सी पर कितना आया, सी पे आया क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 इंटू डी 1/√2 माइनस 1, कितना आया 1/√2 माइनस 1, प्लस इस पे कितना आया बेटा, इस पे आया देखो माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन के 4πε0 इंटू डी 2 माइनस 1/√2। सही है? चलो देखो यहां से, यहाँ पे क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 इंटू डी कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया। क्लियर है? क्लियर? तो ये कितना आ गया सर, -1 प्लस के 1/√2 -1, ये हो गया भैया माइनस के 2 प्लस के 1/√2, ये आ गया। बोलो, अरे बोलो, ये कितना आ गया, -1 प्लस के 1/√2 -1, ये हो गया -2 प्लस के 1/√2 हो गया। क्लियर? तो बच्चों क्या आ गया ये फॉर्मूला, क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 इंटू डी। ठीक है, ये हो गया -4 प्लस के 2/√2। ठीक है बेटा, इस 2 से √2 से ये 2 कटेगा तो √2 आ जाएगा ऊपर। तो ये कितना आ गया, ये आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 इंटू डी √2 माइनस के 4 आ गए। ये मेरे पास क्या आया, बोलो, ये मेरे पास आया वर्क डन, किसकी वजह से निकल के आया वर्क डन, टोटल वर्क डन निकल के आया। क्या आया, ये टोटल वर्क डन निकल के आया। तो देखो बेटा यही आंसर आया होगा, देखो आया या नहीं आया। ठीक है, क्या आ रहा है ये, √2 माइनस 4 आ रहा है मेरा, इनका 4 माइनस √2 आ रहा है। आंसर सही है, माइनस कॉमन ले लो भाई, क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 इंटू डी 4 माइनस √2 आ रहा है। ये वर्क डन आएगा फाइनल, ध्यान रखना, ये वर्क डन आएगा फाइनल। ठीक है, ये आपको निकालना है। क्लियर है? अब क्या पूछ रहा है इसी क्वेश्चन में, बी पार्ट पूछ रहा है, इस चार्ज क्यू नॉट को सेंटर पे लेके आते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। देखिए ये हमारे पास, ध्यान से सुनो, ये चार्ज है प्लस क्यू, ये चार्ज है माइनस क्यू, ये चार्ज है प्लस क्यू, ये चार्ज है माइनस क्यू। ठीक, और हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पोटेंशियल निकालना है इसके सेंटर पे। ये वो बताओ बच्चों, सेंटर पे पोटेंशियल निकालोगे। ठीक है, किसी चार्ज क्यू नॉट को लेके आ रहे हैं सेंटर पे। ठीक है, तो बताओ इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा मेरे बच्चों, बताओ इस पॉइंट पर पोटेंशियल, इस चार्ज Q1 क्यू माइनस क्यू की वजह से, इस चार्ज प्लस क्यू की वजह से, इस चार्ज माइनस क्यू की वजह से कितना वर्क डन करना पड़ेगा, बोलो बेटा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। एक बार बताओ, इस सेंटर पे कितना चार्ज जो है, पहले सेंटर पे पोटेंशियल निकाल लो, ये सेंटर सी है, तो सेंटर सी पर जो पोटेंशियल होगा इन चार्ज क्यू की वजह से कितना होगा, माइनस, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो x है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो x है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है। ये दूरी x कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी कितनी थी, √2d थी ना, तो ये कितने हो जाएगी, √2d थी, तो अपॉन 2 कर दोगे तो ये आ जाएगी d/√2। कितनी दूरी आ जाएगी, ये d/√2 आ जाएगी। बताओ ये दूरी कितनी आ जाएगी बेटा, d/√2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी दूरी, d/√2 आ जाएगी। तो देखो माइनस क्यू अपॉन 4πε0 इंटू कितनी आ जाएगी, d/√2 आ जाएगी। बोलो आएगी नहीं आएगी, यस सर, प्लस
क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन कितनी हो जाएगी, डी अपॉन √2 हो जाएगी। फिर प्लस ये माइनस क्यू हो जाएगा, है ना, ये माइनस के क्यू हो जाएगा, प्लस के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी अपॉन √2 हो जाएगी। फिर प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी अपॉन √2 हो जाएगी। ठीक है भैया, ये सब कटकट आ जाएगा, कटकट आके पोटेंशियल कितना आ जाएगा एट सी पर, जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा पोटेंशियल एट सी पर, जीरो आ जाएगा। नेट पोटेंशियल सी पर कितना आएगा सर, जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जब जीरो आ जाएगा तो वर्क डन इक्वल टू कितना होगा, किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आए होगे इस पॉइंट पर, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा किस चार्ज को लेके आए हो, क्यू नॉट इंटू वी सी। तो क्यू नॉट इंटू वी सी की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो बेटा वर्क डन कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा वर्क डन, जीरो आ जाएगा बेटा। फिर से सुन लो, हमारे को पूछ रहा है कि जो चार्ज क्यू नॉट है इज ब्रॉट टू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। हम किसी चार्ज क्यू नॉट को कहाँ से लेके आए हैं, इन्फिनिटी से इस सेंटर तक लेके आए हैं। इस सेंटर तक लेके आने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये पूछ रहा है। तो बच्चों देखो, जाहिर सी बात है उस चार्ज क्यू नॉट को जब इस सेंटर पे लेके आएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन इक्वल टू होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्यू नॉट चार्ज को इस पॉइंट पे लेके आए हो सेंटर पे, तो उस पर पोटेंशियल कितना हुआ, इन चार चार्जेस की वजह से इंडिविजुअल निकालेंगे, इसकी वजह से इस पे 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 निकालेंगे, और चारों को जोड़ देंगे। तो फाइनली कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा वर्क डन, जीरो आ जाएगा। क्लियर है, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 वो देखते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन एग्जाम्पल 5 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, एग्जाम्पल 5 क्या कह रहा है। कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की निकालनी है। सिस्टम में दो चार्जेस दे रखे हैं, 7 माइक्रोकुलम और -2 माइक्रोकुलम। देखिए ये है हमारे पास सिस्टम, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हैं। देखिए यहाँ से एक पॉइंट लिया है, ठीक है, -9 कोमा, देखो -9 ये 9 सेंटीमीटर पे है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे बेटा, ये होंगे -9 सेंटीमीटर (0,0). इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, वो होंगे, पोर्शन कह रहा है 9 सेंटीमीटर (0,0), ये कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट बी के, है ना। ए पे चार्ज कितना रखा है, ए पे चार्ज रखा है 7 माइक्रोकुलम। बेटा बी पे चार्ज कितना रखा है, ये रखा है -2 माइक्रोकुलम, ये रखा। ए और बी पे दोनों पे चार्जेस रखे हैं इतने इतने इतने, ठीक है। कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, सिस्टम की कितनी होगी। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी होगी। फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में निकालने का 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर निकलता है। इसकी वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है, 7 × 10⁻⁶। Q2 की वैल्यू कितनी है, वो है -2 × 10⁻⁶। इनके बीच की दूरी कितनी है, 9 9 18 सेंटीमीटर, तो 18 × 10⁻² हो गई। सही है, तो बच्चों देखो कितना आ गया, 9 से ही कट गया, 9 दूनी 18, 2 से ही कट गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आंसर आ गया आपके पास 7 इंटू कितना हो गया, ये 6 और 6 12 इंटू 10⁻2 हो गया। तो ये हो गया 7 इंटू 9 और 2 11 -1। तो कितना आ गया पोटेंशियल एनर्जी, 0.7 जूल आ रही है। ठीक है बेटा, कितनी आ गई पोटेंशियल एनर्जी, 0.7 जूल आ गई आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे 7 है, अच्छा ये माइनस रह गया, सॉरी यहाँ पे माइनस रह गया लगाना। तो बच्चों ये माइनस आ गया, ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये माइनस लगा, ठीक है। क्लियर। अब ये कह रहा है हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू चार्जेस इन्फिनाइटली अवे फ्रॉम द, कितना वर्क करना पड़ेगा। देखो आप किसी सिस्टम को, जो सिस्टम है यहाँ पर, आप उसको इन्फिनिटी पे लेके जा रहे हो। यहाँ पर चार्ज दे रखा था 7 माइक्रोकुलम और यहाँ चार्ज दे रखा था -2 माइक्रोकुलम, ठीक है। इनकी बीच की दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है। अब बेटा किसी चार्ज को कहाँ ले जाना है, इन्फिनिटी पे ले जाना है। तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। क्या होती है, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। अब किसी इस सिस्टम को, ये वाला सिस्टम है देखो, इस सिस्टम को, ये जो सिस्टम है यही तो सिस्टम है हमारा, ये सिस्टम है इनिशियली यहाँ पर। इस सिस्टम को उठा के कहाँ ले जाना है, इन्फिनिटी पे ले जाना है। उसके दौरान कितना वर्क डन करना पड़ेगा इस सिस्टम को यहाँ से यहाँ पे लेके जाने में, इन्फिनिटी पे, ये वर्क डन पूछ रहा है। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंसी कितना होता है यार, डेल्टा यू होता है ना। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंसी इक्वल टू होता है U इन्फिनिटी माइनस के पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियली।
यू इन्फिनिटी कितना है 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकाली थी भाई, माइनस के 0.7 जूल। तो बच्चों कितनी आ गई, प्लस के 0.7 जूल आ गई। ये वर्क डन आया हमारा, जो हमने निकाला है। कितना निकाला भाई, 0.7 जूल निकाला। कितना निकाला, 0.7 जूल निकाल दिया वर्क डन। क्लियर है, ये वर्क डन हमने निकाल दिया। क्लियर। अब देखो सी पार्ट, सी पार्ट क्या कह रहा है, पार्ट सी। पार्ट सी क्या कह रहा है, ये देखो। ये क्या कह रहा है कि सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ द चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और वैल्यू एक ही दे रखी है इतनी। क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इस कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, तो बच्चों देखो ध्यान से सुनो। एक जो है, दो चार्जेस दे रखे हैं, देखो बेटा ध्यान से सुनो। 7 माइक्रोकूलम चार्ज दे रखा है, एक एक चार्ज दे रखा है -2 माइक्रोकूलम। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 18 सेंटीमीटर। कितनी दूरी है, 18 सेंटीमीटर दूरी दे रखी है। सही है। इसे किस में रखा हमने, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। किसे रखा, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, A/r² है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं किसी भी, तो इसका भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, और देखो इसका भी पोटेंशियल होता है। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट ए का भी पोटेंशियल होगा। बोलो होगा, बिल्कुल होगा सर। और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल होगा। बोलो होगा नहीं होगा, हाँ होगा ऑब्वियसली। और हम चार्ज को यहाँ से, तो ये ओरिजिन ही तो था। अरे ये ओरिजिन तो था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी बेटा, ये दूरी जो थी ये थी 9 सेंटीमीटर। और बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, ये भी 9 सेंटीमीटर थी कि नहीं थी। बोलो। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड की V इक्वल टू होता है, E इक्वल टू होता है बेटा V/r। तो V बराबर क्या आ जाएगा सर, E/r हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा E इंटू, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो R1 है, ये दूरी R2 है, तो E/r1 हो जाएगी। ऐसे B पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा सर, E/r2 हो जाएगा। क्लियर है। तो बच्चों देखो इसका लिए वर्क डन का फॉर्मूला, इसमें पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, वो पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन की क्या होती है याद रखना। ये फॉर्मूला होता है Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r होता है, ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, Q1 चार्ज दे रखा है, कितना दे रखा है ये Q1 चार्ज बेटा, 7 माइक्रोकूलम। कितना चार्ज दे रखा है, 7 माइक्रोकूलम। V इक्वल टू कितना होता है, V इक्वल टू होता है E/r1। E/r1, ठीक है, प्लस Q2 इंटू, ये चार्ज Q2 कितना होगा भाई, ये चार्ज Q2 कितना होगा, वो भी हमारे को दे रखा है। कितना है, पहले चलो Q1 लिख लो, ऐसे पहले सॉल्व कर लो, बाद में वैल्यू लगा ले रहा हूँ। ये Q1 इंटू E/r1 हो गया। सही है। Q2 कितना है, Q2 रहने दो पहले, अभी तो Q2 रहने दो। Q2 इंटू V2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, E/r2 प्लस के इसको लिख सकता हूँ 1/4πε0। ये लिख सकता हूँ Q1 Q2/r लिख सकता हूँ। क्लियर है बेटा। तो पोटेंशियल एनर्जी एट वन पे कितनी आ जाएगी भाई, Q1 इंटू ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है A/r1² इंटू R1 प्लस Q2 इंटू ई की वैल्यू कितनी है भाई, A/r2² इंटू R2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 कितनी है दूरी, R है। क्लियर है। चलो ठीक है, Q1 की वैल्यू कितनी है बच्चा, Q1 की वैल्यू है 7 माइक्रोकूलम। तो 7 इंटू 10, देखो R1 से तो ये R1 कैंसिल आउट हो गया, ऐसे ये R2 से ये R2 कैंसिल आउट हो गए। तो बच्चों कितना हो गया ये, Q1 इंटू A/r1 प्लस के Q2 इंटू A/r2 प्लस के 1/4πε0 Q1 Q2 क्या हो जाएगी बेटा, R हो जाएगी। क्लियर। तो चार्ज Q1 कितना है सर, चार्ज Q1 कितना है, देखो क्वेश्चन में देवे नहीं, कितना है चार्ज Q1, 7 माइक्रोकूलम। तो 7 इंटू 10⁻6 हो गया। ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है बेटा, 9 इंटू 10⁵ है। तो देखो 9 इंटू 10⁵ हो गया। R1 की वैल्यू कितनी है, 9 सेंटीमीटर, तो 9 इंटू 10⁻2 हो गया। प्लस चार्ज Q2 कितना है, Q2 चार्ज दे रखा है कितना बेटा, -2 माइक्रोकूलम। कितना दे रखा है, -2 माइक्रोकूलम। ये 10⁻6 हो गया। ए की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁵ दे रखी है, अपॉन R2 की वैल्यू कितनी है, 9 सेंटीमीटर, प्लस 1/4πε0 की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है बच्चा, Q1 की वैल्यू है 7 इंटू 10⁻6। बेटा Q2 की वैल्यू कितनी है, -2 इंटू 10⁻6। इनके बीच की दूरी कितनी है सर, बीच की दूरी है 18 सेंटीमीटर। सही है। वो तो कितना आ गया ये देखो,
चेक कर, इसे सॉल्व कर लीजिए। इसे सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है बेटा? देखो चेक कर लो, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, देखो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, देखो 9 2 जा 18 होते हैं और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। सोचो कितना आ गया यहाँ पे, बताओ कितना आ गया बेटा? ये हो गया 7 इंटू, ये हो गया -1, -6.5 या -1 और +2, ये हो गया +1, ठीक है। ये हो गया -2 इंटू, ये हो गया +2 7, ये हो गया 20, कितना हो गया ये 20। देखो 2 -6 है, ऊपर जाएगा ये 7, 7 में से 6 के 1 होते हैं तो -10 आ गया है ना, और -20 आ गया। क्लियर है? प्लस बेटा ये कितना हो गया, देखो ये हो गया 7 इंटू, ये हो गया -12 और ये हो गया, ये 9 में से 6 गया 3। क्लियर? 9 में से 6 गया, ये हो गया 3, ठीक। और ये हो गया आपके पास जो है ये हो गया -12, 9 में से 6 गया 3, 3 में से -3, -3 + 2 कितना होगा, -1। सही है बेटा? तो ये हो गया 70 -20 + 0.7। तो बताओ बेटा कितना आ गया, 70 में से 20 गया 50 + 0.7, तो बेटा ये आ गया 50.7, इतने जूल आ गया वर्क। देखो बेटा इतना ही आ रहा होगा, 50.7 जूल ही आ रहा है, 49.3 का मतलब 50 पॉइंट समथिंग ही आ रहा है। क्लियर है? इतना आंसर आ गया आपको। क्लियर? देखिए इसमें क्वेश्चंस में देखो R1 जो लेते हैं ना, दूरी जो R1 लेते हैं वो हमेशा याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि हमने यहाँ से ये ओरिजिन से लेते हैं, ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी को बोलेंगे R1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलेंगे R2, और इन दोनों के बीच की दूरी को बोलेंगे R। क्या बोलेंगे? R। वो कितनी होती है दूरी R? वो होती है बेटा 18 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 18 सेंटीमीटर। एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल आता है, किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो यहाँ से यहाँ ओरिजिन से हमने दूरी नापते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी E इंटू R1 हो जाएगी। यहाँ पर पोटेंशियल जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से E इंटू R2 हो जाएगा। आर क्या है? वेरिएबल है, आर वेरी कर रहा है। इस पॉइंट पर R1 अलग होगी, इस पॉइंट पर R2 अलग होगी, क्योंकि ओरिजिन से नापते हैं R1 R2, तो ओरिजिन से ये भी दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों बराबर हैं, तो इसलिए R1 R2 को हमने क्या लिया है बेटा? बराबर लिया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कि एक मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस है हैज ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रखता है 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, एक मोल ऑफ सब्सटेंस इज पोलराइज्ड होता है बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ऑफ इतने से द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज सडनली चेंज। कह रहा है कि पहले एक जो थे, एक मान लो ये एक कोई सबस्टेंस है, कोई सबस्टेंस है, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, हर मॉलिक्यूल्स का इंडिविजुअल डाइपोल होता है, मैंने आपको बताया भी था। जैसे कोई एग्जांपल है H2O, एक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, या आप NaCl ले लो, एक मॉलिक्यूल्स है फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये सबस्टेंस है और मॉलिकुलर सबस्टेंस का नाम मॉलिकुलर सबस्टेंस बोला है बेटा। मॉलिकुलर सबस्टेंस मतलब जैसे कोई NaCl है तो मैं क्या बोलता हूँ उसे Na + Cl - C तो बोलता हूँ बच्चों। देखो Na इधर लगाता हूँ और Cl इधर लगाता हूँ, बोलो बताया Na + Cl-। ठीक है, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके सेंटर पर कॉन्साइड करेगा, इसका नेगेटिव चार्ज इसके सेंटर पर कॉन्साइड करेगा, और इनके बीच में दोनों के बीच में क्या होगा? सेपरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेपरेशन हो जाएगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेज, यही तो डाइपोल मोमेंट होगा। P = Q × 2L। बोलो यहाँ तक कोई बात, कोई प्रॉब्लम बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं सर, ठीक है। तो देखो बेटा ध्यान से सुनो, यहाँ पर मेरा जो है पहले क्या होता है, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो डाइपोल्स होते हैं वो क्या होते हैं? रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं क्लोज फॉर्म में। ठीक है, इस तरीके से रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। ठीक, ये माइनस है, ये प्लस है, 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 ऐसे डाइपोल की तरह बिहेव करने लगते हैं ये। हर मॉलिक्यूल्स इंडिविजुअली डाइपोल की तरह क्या करता है? बिहेव करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बोलो क्लियर। ये इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लोज चेन। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इसमें 0 होता है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब तो मेरे को ये भी बताया होगा कि अगर कोई डाइपोल है और अगर मैं उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँ, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँ, तो ये डाइपोल क्या करने लगता है? इस पर फोर्स लगाता है, एक फोर्स इधर लगता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक फोर्स इधर लगता है। इस फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती थी सर? D होती थी। तो ये एक टॉर्क लगाते थे, टॉर्क अप्लाई कर देते थे। तो ये डाइपोल घूम करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाता था? बेसिकली अलाइन हो जाता था, तो उस समय डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इधर ही होती थी, दोनों के बीच का एंगल थीटा सब 0 होता था, तो U बराबर होता था -P × E cos थीटा।
पोटेंशियल एनर्जी का, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाती थी 0, तो कॉस 0 हो गई। तो उस समय जो डाइपोल होता है, जब पोटेंशियल एनर्जी इसकी माइनस पी आती है, ये डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी आती है, ये कहती है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। क्या है ये? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। इस समय सिस्टम कैसा होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है। कैसा रहता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है, मिनिमम स्टेट में रहता है उसकी हर कोई सिस्टम है वो अपने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रखना चाहता है, क्योंकि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है हर सिस्टम। तो ये कब होगा? ये वाली सिचुएशन कब हुई? जब डाइपोल घूमा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में घूमा। तो ठीक ऐसे ही क्या हुआ कि ये जो मॉलिक्यूलर सबस्टेंस था, जब मैंने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा बच्चों, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो सारे के सारे ये मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो गए? बेसिकली अलाइन हो गए। क्या हो गए? ये अलाइन हो गए। ठीक है, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, क्या हो गए? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बेसिकली क्या हो गए बेटा? अलाइन हो गए। ठीक है, ये हो गए। ये इसकी जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, देखो ये दिखा रहे हैं छोटे छोटे एरो जो दिखाए हैं, ये डाइपोल मोमेंट है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के। सही है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के। क्लियर है? इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के ये डाइपोल मोमेंट दिखाए हैं, जो मैंने छोटे 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 क्या बताया है? ये डाइपोल मोमेंट दिखाए हैं। इनकी डायरेक्शन, नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी इधर ही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इनके बीच में थीटा कितना हो गया सर? 0 हो गया। कितना हो गया? थीटा 0 हो गया। अब मुझे बताओ, एक डाइपोल मोमेंट, एक जो डाइपोल मोमेंट है एक मॉलिक्यूल का, डाइपोल मोमेंट कितना है सर? 10⁻⁻29 कूलाम मीटर है। ये कितना है? किसके, कितने मॉलिक्यूल्स का है? एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है। और मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं बेटा? ये मोल वाले, एक मोल है। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एक मोल में होते हैं, याद रखो, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। यही तो होते हैं बेटा। तो बताओ इनकी वजह से नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो गया? एक मिनट, इनकी वजह से नेट डाइपोल मोमेंट बच्चों कितना हो गया? नेट डाइपोल मोमेंट अगर हम देखें तो नेट डाइपोल मोमेंट होगा एन इंटू स्मॉल पी। तो एन कितना है सर? 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू कितना है? 10⁻⁻29। तो नेट डाइपोल मोमेंट बच्चा कितना आएगा? आंसर ये आ जाएगा 6.023 इंटू 10 के पावर आप -6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -6। ठीक है, तो देखो ये आ रहा है आंसर 6 इंटू 10⁻6 लिखा है इन्होंने। तो 6 पॉइंट के बाद, पॉइंट डेसिमल के बाद वाला यूज नहीं किया है इन्होंने, सीधे 6 इंटू 10⁻6 यूज कर लिया है कूलाम मीटर। क्लियर है? ठीक। अब देखो ये जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये सारे के सारे डाइपोल क्या कर गए? अलाइन कर गए इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो अब क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी? ये देखो, ये तो बेसिक था, ये तो मैंने जो तुम्हें समझाया है ये तो मतलब बेसिक समझाया है, यहाँ से यहाँ तक कुछ मतलब नहीं है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ये तो सब बेसिक समझाया था मैंने। ठीक है, क्वेश्चन मेन ये था कि जो डाइपोल था रेंडमली ओरिएंटेड थे, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा सारे के सारे डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए। तो क्या हुआ? थीटा 0 हो गया। तो इस समय पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कितनी आई? वो होता है फॉर्मूला -PE cos थीटा, किसी एंगल थीटा पर पोटेंशियल एनर्जी। तो पी की वैल्यू कितनी आई भाई? 6 इंटू 10⁻⁻6। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? 10⁻6 वोल्ट था। कितना था? 10⁻6 वोल्ट। थीटा की वैल्यू कितनी थी बेटा? cos 0। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? -6 जूल आएगी। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। कैसी होगी ये सर? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी ये। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहलाती है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, हर कोई सिस्टम अपना मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है। किसी में रहना चाहता है? मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है। अब कह रहा है कि ये आगे क्या हुआ? अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इन्होंने सडनली चेंज कर दिया 60 डिग्री एंगल पर। देखो हो क्या रहा था सडनली? पहले डाइपोल इस डायरेक्शन में अलाइन थे भाई, इस डायरेक्शन में डाइपोल सारे के सारे अलाइन थे, ये माइनस प्लस क्यू। अब हो क्या गया? एकदम से इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इन्होंने जब चेंज किया अचानक से, ठीक है, अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो बताओ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो फाइनली इधर थी और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, तो डायरेक्शन में चेंज करने पर थीटा की वैल्यू चेंज हो गई। तो उसकी वजह से जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया वो कितना आया होगा? -PE cos थीटा। तो बताओ पी की वैल्यू कितनी है सर? पी की वैल्यू वही है 6 इंटू 10⁻6। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही है 10⁻6 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है? 60। तो बच्चों कितना हो गया है? -6 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो कितना आ गया? -3 जूल आ गया। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई कितनी? कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई है आपकी? -3 जूल आ गई। कितनी आ गई? -3 जूल। अब ये बताओ ये पोटेंशियल एनर्जी कैसी हुई आपकी? मैक्सिमम। कैसी हुई पोटेंशियल एनर्जी? मैक्सिमम। मतलब आप ये देखो पोटेंशियल एनर्जी पहले कैसी थी? मिनिमम। अब कितनी हो गई पोटेंशियल एनर्जी आपकी? मैक्सिमम हो गई। आपको पता है कि कोई भी सिस्टम अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी में नहीं रहेगा, वो क्या करेगा? अपनी मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है।
तो ये बताओ पहले मिनिमम एनर्जी स्टेट में जो इसकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी थी वो कितनी थी, -6 जूल। अब कितनी आ रही है, -3 जूल आ रही है। कब, जब इसने इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो अब इसको अपने मिनिमम एनर्जी स्टेट में जाने के लिए, मिनिमम एनर्जी स्टेट में जाने के लिए कितनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी बताओ। जब करनी जो है इसको मिनिमम एनर्जी स्टेट में जाना है, तो आपको पता है मिनिमम एनर्जी स्टेट में जाने के लिए हमेशा डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तभी तो वो अपनी मिनिमम एनर्जी स्टेट में जाएगा। तो ये बताओ अब इस समय क्या है, ये सारे के सारे डाइपोल ऐसे हैं, एकदम से तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दी। तो अब क्या होगा, अचानक से ये अपनी मिनिमम एनर्जी स्टेट में जाना चाहेंगे, कौन, ये डाइपोल्स। तो मिनिमम एनर्जी स्टेट में जाने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, ये घूमेंगे बेटा, क्या करेंगे, ये घूमेंगे। देखो ध्यान से सुनो, ये रोटेट करेंगे, रोटेट करके ये सारे के सारे रोटेट करेंगे। अब देखना ध्यान से सुनो, ये रोटेट करेंगे, ये रोटेट करेंगे। जब रोटेट करेंगे तभी तो जो है इनका डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ पाएगा, तभी तो ये मिनिमम एनर्जी स्टेट में जाएंगे। मिनिमम एनर्जी स्टेट में जाने के लिए डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, समझ में है। तो जब ये घूमेंगे, जब ये रोटेट करेंगे, तो रोटेट करेंगे तो अपने अंदर से कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट की फॉर्म में एनर्जी को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो वही एनर्जी लॉस पूछ रहा है, कितनी हीट रिलीज होगी, वो हीट लॉस पूछ रहा है कितनी हीट लॉस होगी। तो हीट लॉस कितनी होगी बेटा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बेटा यू फाइनल कितनी थी, -3 जूल, ठीक है, और इनिशियल कितनी थी, -6 जूल। तो बच्चों बताओ कितना हो गया, -3 + 6 इक्वल टू हो गया 3 जूल। तो बच्चों इसने कितनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, इसको अपने अंदर से 3 जूल एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। अगर इसे इसे +3 जूल दे दूं, तभी तो भाई देखो अपने अंदर से जब 3 जूल एनर्जी रिलीज करेगा, तभी तो इसकी -6 जूल एनर्जी होगी, तभी तो ये मिनिमम एनर्जी स्टेट में जा पाएगा। बताओ, माइनस जो है 6 जूल पे मिनिमम एनर्जी स्टेट में है ये, और हर सिस्टम अपनी मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है। और मिनिमम एनर्जी स्टेट में आने के लिए डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तभी तो होगा ऐसा। तो एकदम से जब तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर दिया, सडनली चेंज कर दिया, और डाइपोल तुम्हारे इस डायरेक्शन में थे, तो उस समय क्या होगा, ये एनर्जी कैसे रिलीज करेंगे, इन डाइपोल को अपनी मिनिमम एनर्जी स्टेट में आना पड़ेगा, क्योंकि सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज करने से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी बन गई, -3 जूल। ये पोटेंशियल एनर्जी -6 जूल के कंपेरिजन में मैक्सिमम है ना, क्योंकि नेगेटिव में जो वैल्यू कम होगी वो उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा शो करेगा। नेगेटिव वैल्यू कम जितनी होगी तो उतनी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनली ज़्यादा हो गई। तो यह जो है आपको पता है कि कोई भी सिस्टम मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है, तो इसको मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहने के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा, डाइपोल मूवमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में अलाइन होना पड़ेगा। तो ये सारे डाइपोल क्या करेंगे, घूमने लगेंगे। जब घूमेंगे, रोटेट करेंगे, जब ये घूमेंगे तो आप कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे। जो एनर्जी रिलीज करेंगे वो एनर्जी रिलीज हीट के फॉर्म में होगी। वो हीट रिलीज एनर्जी कितनी होगी, वो होगी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। कितनी एनर्जी लॉस होगी, वो होगी बेटा 3 जूल की एनर्जी क्या होगी, बेसिकली लॉस होगी। क्लियर है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बताओ कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बेटा, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, इसमें ए पार्ट देखिए, ये कह रहा है कॉम्ब है जो कंघी होती है, उसको रब किया गया अपने ड्राई हेयर से, और ये अट्रैक्ट करती है स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। देखिए छोटे छोटे पेपर ले लिए हमने, स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अपने पास एक कंघी को लेके आया, एक कंघी को लेके आया, ठीक है। ये कंघी जैसे ही हमने बालों में लगाई ड्राई हेयर में, तो उसके फ्रिक्शन की वजह से ये फॉर्म क्या हो गया होगा, चार्ज हो गया होगा, क्योंकि रबिंग की वजह से क्या किया होगा, हेयर ने इस कॉम्ब को कुछ ना कुछ चार्ज ट्रांसफर करे होंगे। मान लो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गए। अब यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली पोलराइजेशन होगा। तो यहाँ पर ये जो कॉम्ब है इस साइड पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा, और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बेसिकली रिपेयर जो हो जाएगा, ठीक है। तो इस नेगेटिव और पॉजिटिव, ये क्या है हमारे पास, एक कॉम्ब है, क्या है ये बेटा, ये कॉम्ब है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, ये अट्रैक्शन पैदा होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन पैदा होगा। तो ये कह रहा है कि ये क्यों अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि पोलराइजेशन होगा ना, पोलराइजेशन की वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब कह रहा है व्हाट हैपन विद द हेयर इज वेट, ठीक है। अगर तुम्हारे हेयर वेट होंगे तो क्या होगा, ये जो रॉड है प्रॉपरली चार्ज नहीं हो पाएगी, प्रॉपरली क्या नहीं हो पाएगी, चार्ज नहीं हो पाएगी। तो जब हम बिट्स ऑफ पेपर लेके आएंगे, ये भी न्यूट्रल है बेटा, ये भी न्यूट्रल है, और देखो ये भी न्यूट्रल हो गई एक तरीके से, क्योंकि कोई गीले कपड़ों पर जब कंघी मारोगे तो वहाँ पे प्रॉपरली फ्रिक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है, स्लिप करेगी, बहुत ही मामूली सा फ्रिक्शन होगा। तो यही मानने हैं कि नेग्लिजिबल फ्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से ये बॉडी चार्ज ही नहीं हो पाएगी। ये जो कोम्ब है हमारा, ये रब ही नहीं कर पाएगा, रब की वजह से कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, तो इस पर कोई चार्ज भी नहीं आया, तो ये भी न्यूट्रल है, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है बिट्स ऑफ पेपर पर। ये तो पोलराइजेशन की वजह से जो है अट्रैक्शन क्रिएट होता है,
लेकिन जब यहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं है, यहाँ पर भी कोई वो चार्ज ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये इसको अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा, कोई पोलराइजेशन ही नहीं होगा, ना ही कोई अट्रैक्शन होगा इस केस में, सेकंड पार्ट में। अब देखो दूसरा केस, ऑर्डिनरी रबर इज एन इंसुलेटर बट द स्पेशल रबर टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट। तो होता क्या है कि अगर नॉर्मली अगर हम कोई गाड़ी देखें, अगर नॉर्मली कोई गाड़ी देखें, तो अगर हमारे पास एयर चल रही है, ये गाड़ी की स्पीड कितनी होगी, गाड़ी की स्पीड होती है 90 किलोमीटर पर आवर या 100 किलोमीटर आवर। तो ये गाड़ी की जो विंड है, विंड जो होगी, अगर मान लो तेज़ी से चल भी रही है, ठीक है, हवा चल रही है, गाड़ी तेज़ी से चल रही है 90, इतनी ज़्यादा स्पीड से तो नहीं चलती, ज़्यादा से ज़्यादा 90 से चला लोगे, 110 चला लोगे, 120, गाड़ी इतनी चलेगी। तो एयर की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से कुछ ना कुछ चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है इसके सरफेस पर, होता है। तो ये जो चार्ज एक्यूमुलेट होगा बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्या होगा, गाड़ी में। लेकिन अगर मैं वहीं बात करूँ कोई एयरप्लेन की, कोई एयरप्लेन की बात करूँ बेटा, ये कोई मान लो एयरप्लेन है, एरोप्लेन, तो जो इसके टायर होते हैं, ये जो टायर होते हैं, ठीक है, ये जो टायर होते हैं, ये कुछ कंडक्टिंग, यहाँ पे कह रहा है जो रबड़ होती है, रबड़ के जो टायर होते हैं ऑफ एयरक्राफ्ट के स्लाइटली कंडक्टिंग होते हैं। स्लाइटली कंडक्टिंग होने का मतलब क्या है कि जब जो एयरक्राफ्ट चलता है, ये तो बहुत स्पीड से चलता है, ये मान लो 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो इतने में क्या होगा, एयर जो होता है, जो एयर होती है बहुत तेज़ी से इससे टकराती है, तो बहुत तेज़ी से फ्रिक्शन की वजह से इस पर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं, चार्ज क्या हो जाते हैं, इस पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और देखो जब एयरक्राफ्ट उड़ता है तो इसमें फ्यूल भी होता है, तो फ्यूल कैसा होता है, हाईली फ्लेमेबल होता है, ठीक है, हाईली फ्लेमेबल होता है, ठीक है, जाहिर सी बात है उसमें चांसेस होते हैं आग लगने के। जब ये लैंड करेगा, एरोप्लेन जब लैंड कर रहा होता है, तो उस समय क्या होता है, जो इसके चार्ज फ्रिक्शन की वजह से एक्यूमुलेट होते हैं, तो ये जो जैसे ही ज़मीन पे आता है, ज़मीन पे आने से क्या होता है, अर्थिंग हो जाती है, तो जो चार्जेस हैं वो ज़मीन में चले जाते हैं इस टायर के थ्रू। टायर कैसा बनाते हैं, स्लाइडली कंडक्टिंग होता है, ठीक है, स्लाइडली कंडक्टिंग होने से क्या होता है कि यहाँ पर जो चार्जेस होते हैं वो क्या होता है, उनको एक रास्ता मिल जाता है ज़मीन में उतरने का। तो सारे के सारे चार्जेस जो उस पर फ्रिक्शन की वजह से एक्यूमुलेट होते हैं वो नीचे चले जाते हैं ज़मीन में, और यही कारण है कि वहाँ पे कैच नहीं होता, फायर कैच नहीं होता, ठीक है, आग नहीं लगती। इसलिए हम स्लाइडली क्या बनाते हैं, कंडक्टिंग बना देते हैं, किसके, एयरक्राफ्ट के, जो भी हमारे पास एयरक्राफ्ट होता है उसके स्लाइडली कंडक्टिंग बना देते हैं, यही कारण होता है, ठीक है, क्योंकि रबिंग की वजह से वहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे। जब वो लैंड करेगा, अगर यहाँ से चार्जेस एक्यूमुलेट नहीं हुए तो रबिंग की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे आग भी लग सकती है, क्योंकि अंदर ईंधन है, हमारे पास फ्यूल है, ठीक है, तो वहाँ पे आग लग सकती है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, स्लाइडली कंडक्टिंग बनाने से क्या होता है, जो चार्ज है वो ज़मीन में चले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है चार्ज ज़मीन में जब चले जाएंगे तो आग नहीं लगेगी। आग नहीं लगेगी क्यों, क्योंकि चार्ज जो इकट्ठा हुआ है यहाँ पर, उसे जाने के लिए रास्ता मिल गया ना अर्थ में, तो इसलिए वहाँ जो है हम सेफली बचे जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसके जो टायर होते हैं स्लाइडली कंडक्टिंग बनाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब कह रहा है कि जो व्हील्स है, सी पार्ट देखो, सी पार्ट कह रहा है व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल्स हाईली मेटेलिक रूप्स, मतलब कह रहा है कि कोई भी व्हीकल है, ठीक है, जो जो व्हीकल्स क्या कर रहा है, बेसिकली जो व्हीकल्स जो है ये फ्यूल ले जा रहा है, क्या ले जा रहा है, फ्यूल, फ्यूल मतलब पेट्रोल ले जा रहा है बेसिकली, ठीक है। तो वहाँ पे से क्या करते हैं, एक रॉड डाल देते हैं, जिस रॉड को कह रहे हैं यहाँ पर, ये बेसिकली मेटल की रॉड होती है, ये मेटेलिक रूप होती है, रस्सी होती है, मेटेलिक रूप, मेटेलिक रूप होती है, इसे हम ज़मीन से लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो भी हमारे पास जो फ्यूल जा रहा है बेसिकली, ठीक है, फ्यूल में तो क्या होता है भाई, ज़्यादातर चांसेस होते हैं आग लगने के। तो जो भी चार्जेस होते हैं यहाँ पर, जो भी फ्रिक्शन की वजह से जो भी चार्जेस बने हुए हैं, वो यहाँ पे एक्यूमुलेट ना होकर के इस मेटेलिक रूप से सीधे ज़मीन में चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं, इसे ज़मीन में चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है चांसेस कम हो जाते हैं आग लगने के, क्या लग जाते हैं, कम चांसेस कम हो जाते हैं आग लगने के, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये कह रहा है डी पार्ट वही कुछ चीज़ है, वही चीज़ है बिल्कुल सेम सी पार्ट में, जो मैंने अभी पहले एक्सप्लेन करी थी बी पार्ट में। एयरक्राफ्ट के केस में एक बर्ड है, जो देखो लाइन जो होती है, 3 लाइन होती हैं, आपको पता है 3 पावर लाइन होती है, एक न्यूट्रल वायर होता है ना, एक लाइव वायर होता है और एक अर्थ वायर होता है। अगर मान लो चिड़िया जो है, सपोज कर लो इस वायर पे आके बैठ गई, कोई लाइव वायर पे आके बैठ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लाइव वायर पे आके बैठ गई, तो इसके अक्रॉस यहाँ तो पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी ना भाई, यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी ना भाई, पोटेंशियल सेम होता है। क्या होता है, पूरी रोप पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, पूरी रोप पे क्या होता है, पोटेंशियल की पूरी वैल्यू, पूरी की पूरी वैल्यू क्या होती है, रोप पे पूरे की पूरे पोटेंशियल की वैल्यू बेटा सेम होती है, क्या होती है, सेम होती है। अब देखो यहाँ वाली पे अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो चिड़िया जब यहाँ पर आके बैठेगी, जो बर्ड्स है वो जब यहाँ पे आके बैठ गई है, तो पूरे पे पोटेंशियल सेम है, तो कोई करंट नहीं लगेगा। करंट किसकी वजह से लगता है, एक बताओ,
करंट लगता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस तो बन ही नहीं रहा, सेम है। अगर ये कहीं ना कहीं चिड़िया ऐसे बैठ जाए, दोनों जगह टच कर ले, तो क्या होगा, इस पर पोटेंशियल डिफरेंस मान लो 0 वोल्ट है और इस पर पोटेंशियल मान लो 10 वोल्ट है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट हो गया, तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगी। जब करंट फ्लो होगी तो इसे करंट लगेगी, करंट लगेगी तो ये मर जाएगी, लग जाएगी ना। लेकिन जब मरेगी, जब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम भी कहते हैं कि अगर कोई इंसान है ना, और इस लाइन को अगर मान लो कैच कर लिया, इस लाइन को अगर हमने पकड़ लिया, जब मैंने इस लाइन को पकड़ लिया हाथ से, और होगा क्या कि अंदर क्या है, जहां तुम खड़े हुए हो वहां क्या कर रहे हो, जमीन है, ये क्या है, ग्राउंड है। जब ग्राउंड है और तुमने इसको छू लिया, इसको छू लिया बेटा, इसको छू लिया, ठीक है, इसको छू लिया इस लाइन को, तो क्या होगा, मान लो ये हाई टेंशन लाइन है, 10,000 वोल्ट की लाइन है, सोचो, और ग्राउंड का पोटेंशियल कितना होता है सर, 0 होता है। तो यहाँ पर अच्छा खासा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, 0 वोल्ट और कहाँ 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट में से 0 घटाओगे तो कितना आएगा, 10,000 वोल्ट ही आएगा ना। तो कितना चार्ज जो है करंट फ्लो होगा, और इतना करंट फ्लो होगा तो जाहिर सी बात है तुम्हारे को शॉक इतना तेजी से लगेगा कि इंस्टेंटली तुम क्या होगे, मर जाओगे। तो फैटल शॉक लगेगा, क्या लगेगा, फैटल शॉक लगेगा, और तुम तुरंत क्या हो जाओगे बेटा, मर जाओगे। ठीक है, ऐसे ही ये चिड़िया अगर एक लाइन पे खड़ी होगी, जाहिर सी बात है, तो कोई बात नहीं है। अगर चिड़िया 2 लाइन पे खड़ी हुई है, जनरली इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो चिड़िया भी क्या होगी, फैटल शॉक लगेगा और चिड़िया भी क्या हो जाएगी, बेसिकली बेटा मर जाएगी। ठीक है, तो ये थी सारी इसकी एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 एग्जाम्पल 8 देखिए, एग्जाम्पल 8 में क्या कह रहा है वो, कह रहा है एक स्लैब है जिसका मटेरियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है सेम एरिया एज द प्लेट बिटवीन द कैपेसिटर बट हैज थिकनेस इतनी दी। ये कह रहा है कि एक हमने कैपेसिटर लिया, इसके बीच में एक स्लैब डाल रखी है। क्लियर है, ठीक, ये प्लेट है, कैपेसिटर प्लेट है, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। इनके बीच की दूरी है, दो प्लेट्स के बीच की दूरी है डी, और यहाँ पे जो है जो स्लैब रखी गई है कितने थिकनेस की रखी गई है, 3/4 D थिकनेस की रखी गई है स्लैब। सही है, क्लियर। तो कह रहा है कि बताओ कितना कैपेसिटेंस होगा, चेंज होगा अगर स्लैब इंसर्ट कर दिया है बिटवीन द प्लेट्स। तो एक बार बताओ कि जब हमारे पास एयर होती है दो प्लेट्स के बीच में, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, एक बार बताओ। ये इसकी प्लेट की डिस्टेंस, ये एरिया ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड होता है प्लेट के बीच में, एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड होता है ई नोट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ई नोट कहते हैं। ठीक है, और होता क्या है, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हो तो यहाँ पे पोलराइजेशन होता है। क्या होता है, पोलराइजेशन, पॉजिटिव चार्ज की तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है और पॉजिटिव चार्ज इधर इंड्यूस हो जाता है, हो जाता है। तो इसकी वजह से एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। बोलो होती है नहीं, वो मान लो ई है, ये जिसे हम रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे, क्या बोलते थे, ई नॉट माइनस ई आई। और एक रिलेशन भी पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में, क्या बोला था, मैंने आपको पढ़ाया भी था डाइलेक्ट्रिक वाली वीडियोस में, आप देख सकते हैं वहाँ पे कि ई नॉट बटे ई पढ़ाया था के बराबर होता है ई नॉट बाई ई। तो ई बराबर क्या हो जाएगा सर, ई नॉट बाई के हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये क्या होता है, मटेरियल के अंदर होता है, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसके अंदर बनता है, इसे रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। क्लियर। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इनके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस होगा ई नॉट इंटू डी, क्योंकि बेटा ई इक्वल टू होता है माइनस के डी वी बाई डी आर, होता है या नहीं। तो सर बेटा वी बराबर कितना हो जाएगा, ई इंटू डी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये क्या है भाई, वी बता दो इसे डी बता दो, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू डी। अब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिख देंगे, ई नॉट इंटू डी। कोई प्रॉब्लम बेटा एयर में, ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ, देखो ध्यान से सुनो, ये पूरी डी है, तो ये जो है इसके बीच की ये थिकनेस कितनी हो जाएगी, कोई बताओ बेटा। डी डी क्या लिखते थे तुम, यहाँ पर देखो ये डी है ये टी है, तो ये लिखते थे ना आप डी माइनस टी बाई टू, डी माइनस टी बाई टू प्लस इसको क्या बोलते थे सर, डी माइनस टी बाई टू बोलते थे, तभी तो डी होगी। देखो डी माइनस टी बाई टू प्लस के टी प्लस डी माइनस टी बाई टू जोड़ोगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास डी माइनस टी प्लस टी। तो टी से टी कट गया तो कितना आ गया, डी आ गया, नहीं आ गया, दो प्लेट्स के बीच की दूरी। अब जो टी है, आप देखो टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, टी की वैल्यू कितनी है बच्चों, टी की वैल्यू है D3/4 डी है। तो देखो डी माइनस टी बाई टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, डी है ये, माइनस टी की जगह रख दो 3D/4 अपॉन 2, तो ये हो गया D/8 हो गई, कितनी हो गई थिकनेस, D/8 आ गई, तो ये थिकनेस भी D/8 हो गई बच्चा।
और देख ये थिकनेस भी कितनी हो गई, d/8 हो गई। अगर आप अब जोड़ोगे ना तो देखो d आ जाएगी, d/8 प्लस 3d/4 प्लस d/8 जोड़ोगे तो d आ जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमें इसके बीच का। तो देखो एक तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या है, ये एयर है, देखो ये भी क्या है, एयर है, और यहाँ क्या है, कोई मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के। ठीक है, तो बताओ पहले एयर में कितना होगा पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसमें एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ई नॉट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई नॉट है, देखो ई नॉट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एयर का है, क्या है बेटा, एयर में है, यही तो ई नॉट होगा, और यहाँ भी ई नॉट होगा। तो तुम्हें देखना है जो ई नॉट है कितनी दूरी तक है, ये है सर d/8 दूरी तक, तो यहाँ पे लगा देंगे d/8 दूरी तक ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, प्लस अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी दूरी तक है सर, 3/4d दूरी तक है, और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई कितने तक है, 3d/4 दूरी तक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्लस, प्लस इसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट कितनी दूरी तक है, d/8 दूरी तक है, तो ये हो गया ई नॉट इंटू d/8 दूरी तक है। सही है, चलो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चों, देखो ई नॉट इंटू d/8 प्लस ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ई की वैल्यू आ जाएगी ई नॉट बाई के, क्या आ जाएगी ई की वैल्यू, ई नॉट बाई के आ जाएगी, इंटू 3d/4 प्लस क्या आ जाएगी ई नॉट इंटू d/8 आ जाएगी। सही है, तो बच्चों देखो ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 ई नॉट इंटू d/8 प्लस के ये आ जाएगी ई नॉट इंटू 3d/4 के, तो बच्चों कितनी आएगी, ई नॉट इंटू d/4 प्लस के ई नॉट इंटू d इंटू 3/4 के। तो बच्चों देखो ई नॉट d/4 कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा 1 प्लस 3/k आ जाएगी, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा ई नॉट इंटू डी को क्या ले सकता हूँ भाई, वी नॉट लिख सकता हूँ, v0/4 1 प्लस 3/k लिख सकता हूँ। तो इनके बीच का कैपेसिटेंस निकालना है, तो बच्चों कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर Q/V होता है। ठीक है, Q की वैल्यू कितनी है सर, C बराबर क्या होता है, Q/V होता है ना मेरे भाई, क्लियर है, C बराबर क्या होता है, Q/V होता है, क्लियर। तो देखो Q/V की वैल्यू कितनी है सर, V0 है ना अपॉन 4, ये हो गया 1 प्लस 3/k, क्लियर। तो 4 ऊपर पहुंच गया, 4 इंटू Q/V0 अपॉन के कितना हो गया 1 प्लस 3/k। ठीक है, तो C बराबर कितना आ गया भाई, Q/V0 को क्या लिख सकते हो, Q बराबर होता है CV, तो C0 लिख सकते हो 4 इंटू, ये हो गया C0 1 प्लस 3/k। देखो यहाँ पे कॉमन ले लो 4 अपॉन, ये हो गया एल्शियम ले लो K, तो ये हो गया K+3 इंटू C0। तो बच्चों कितना आ गया कैपेसिटेंस, तो ये हो गया 4k अपॉन K+3 इंटू C0 आ गया, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकल के आ गया हमारे पास। क्लियर है, ये आ गया हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। क्लियर है भाई, C बराबर होता है Q/V। मेन चीज है आपको ध्यान रखना जो है वो याद रखना है कि जो है V कैसे निकलेगा, सबसे मेन चीज है ये V कैसे निकलेगा दो प्लेट के बीच में, ये निकालने के लिए सबसे मेन चीज याद रखो, इनके बीच में एयर है दो प्लेट से, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बीच में थोड़ा है कि नहीं है, कितनी थिकनेस तक, d/8 तक, तो ई नॉट का मल्टीप्लाई d/8 से हुआ। फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये एग्जिस्ट कर रहा है कितनी थिकनेस तक कर रहा है, 3/4d तक, तो ई का मल्टीप्लाई इस थिकनेस से हो जाएगा, प्लस ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डिस्टेंस तक एग्जिस्ट कर रहा है, d/8, तो d/8 तक का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा। सही है बेटा, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएगा, फाइनली सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए एक नेटवर्क है 10 माइक्रोफेराड कैपेसिटर का। ठीक है, देखो यहाँ पर जो है पहले ऐसे बना लो उसे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया है, ये कैपेसिटेंस हर एक कैपेसिटर इसमें जो लगाया है वो 10 माइक्रोफेराड का लगा हुआ है, तो C लिख रहा हूँ मैं 10 माइक्रोफेराड। ठीक है भाई, इधर भी एक 10 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर लग रहा है, इधर भी 10 का लग रहा है और इधर भी 10 का लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर भी 10 माइक्रोफेराड है, इधर भी 10 माइक्रोफेराड है, इधर भी 10 माइक्रोफेराड है। हर एक कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है यहाँ पे सबके केस में सेम है,
ठीक। अब देखो दो जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो है, और ये वाला पॉइंट जो है, इस पॉइंट पर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया इन्होंने 500 वोल्ट। तो याद रखो जब भी किसी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगता है तो देखो ये पोटेंशियल को हाई पोटेंशियल ले लेते हैं अगर हम 500 वोल्ट, तो इसको लिखते हैं 0 वोल्ट, तभी तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहीं ना कहीं 500 वोल्ट हुआ है। ये 500 वोल्ट है तो देखो बच्चा ये भी 500 वोल्ट होगा, और ये 0 वोल्ट है तो देखो ये भी कहीं ना कहीं 0 वोल्ट होगा। अब देखो इस 500 वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच में एक तो ये कैपेसिटर लग रहा है, और इस 500 और 0 वोल्ट के बीच में इधर 3 कैपेसिटर लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ ऐसा डायग्राम हो गया होगा। देखो बच्चों ये कहीं ना कहीं ऐसा डायग्राम हो गया होगा, एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर और ये 3 कैपेसिटर लगे हैं, और एक कैपेसिटर लगा है ये। सही है। ये कैपेसिटर कैसे कैसे लगे हुए हैं, तीनों सीरीज में लगे हैं, और ये कैपेसिटर क्या लगा है, इसके पैरेलल में लगा है। क्लियर है। यहाँ हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई कर रखा है भाई, ये पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है हमने कितने का, 500 वोल्ट का अप्लाई कर रखा है। कितने वोल्ट का लगा रखा है, ये 500 वोल्ट का अप्लाई कर रखा है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, बोलो। ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, सेम है। क्लियर। अब देखो जो ये चार्ज है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसमें चार्ज Q1 हो जाएगा, इसमें चार्ज Q2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। अब इनका कैपेसिटेंस अगर CCC है तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा बच्चों बताओ। इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा होगा 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। जब सीरीज में होते हैं तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 3/C। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा सर, C/3 आ जाएगा। सी की वैल्यू कितनी है, इन्होंने 10 लिखी है, तो 10/3 माइक्रोफेराड आ जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा, या आप C/3 कर लो, पहले तो C/3 लिख लो, उसका कैपेसिटेंस कितना आया C/3 लिख दो। कितना आया इसको हटा के 10 C/3 लिख देंगे। तो देखो यहाँ पर आप ऐसे लिख दो, इनको ऐसे कर दो, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। देखो ये 500 वोल्ट की बैटरी हमने लगा रखी है, ठीक है, ये C है बच्चा, और ये कितना है C/3। ये चार्ज गया Q, ये बढ़ गया Q1 में, और ये बढ़ गया चार्ज Q2। क्लियर है। सही है। तो अब बच्चों देखो ध्यान से सुनो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये कह रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ इन दोनों का कितना हुआ। देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइनल कितना हुआ, नेट पोटेंशियल C प्लस C/3, तो कितना हो जाएगा ये 4C/3 हो जाएगा। ठीक है। तो देखो 4 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 10/3, तो कितना आ गया ये 40/3 माइक्रोफेराड आ गया। कितना आ गया ये 40/3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर आ गया। सही है। क्लियर है। इतना सी इक्विवेलेंट निकल के आ गया। ठीक। अब कह रहा है चार्ज बताइए हर एक पर कैपेसिटर पर कितना चार्ज आएगा। तो बच्चों देखो ध्यान से सुनो, ये जो चार्ज है Q1 और Q2 की वैल्यू पूछ रहा है, हर एक चार्ज कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा। तो देखो आराम से Q1 का फॉर्मूला याद रखो, मैंने तुम्हें बताया भी था। Q1 बराबर होता है टोटल चार्ज, पहले टोटल चार्ज निकाल लो। Q निकल गया आपका, पहले टोटल चार्ज निकाल लो। टोटल चार्ज कैसे निकलेगा, तो Q बराबर होता है सी इक्विवेलेंट इंटू वोल्टेज V। सी इक्विवेलेंट कितना है बेटा सर 40/3। बेटा वोल्टेज कितना है इसमें, कितने वोल्ट बैटरी की वोल्टेज लगी है 500 वोल्ट की, तो 500 वोल्ट लगा दिए। कितना आ गया 5 चौक 20, तो 20,000 आ गया, बटे 3 माइक्रोकुलाम आ गया। ये चार्ज आ गया आपके पास। ठीक है। 20,000/3 माइक्रोकुलाम का चार्ज आ गया, क्यू की वैल्यू ये आ गया भाई। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब तुम्हें Q1 निकालना है, तो बच्चों Q1 कितना हुआ, Q1 बराबर होगा Q इंटू C1/C1 प्लस C2, ये तो निकालते हो। तो देखो टोटल चार्ज कितना है सर 20,000/3 इंटू C1 कितना है, C1 यही वाला होगा, यही वाला मान लेंगे C1, ये मान लेंगे C2। कोई प्रॉब्लम। C1 की वैल्यू कितनी है सर C/3, और बच्चों C1 प्लस C2 कितना हुआ C प्लस C/3। ठीक है। तो बच्चों कितना आ जाएगा ये 20,000/3 इंटू C/3 पॉन ये हो जाएगा 4C/3। 3 से 3 कट गया बच्चों, तो ये हो गया 20,000/3 इंटू C/4C। सी से सी कट गया बच्चों, तो 20,000/3 इंटू कितना हो गया 1/4। 4 से ये काट दो बेटा, 4×5 = 20, ये हो गया 5,000/3 माइक्रोकुलाम। ये चार्ज आ गया। कितना आ गया 5,000/3 माइक्रोकुलाम चार्ज हमारे पास आ गया। ठीक है। इसे सॉल्व कर लेना, जो भी है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ऐसे Q2 की वैल्यू देख लो, Q2 बराबर होगा Q इंटू C2/C1 प्लस C2। तो बेटा टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी थी सर 20,000/3 इंटू C2 की वैल्यू कितनी थी बेटा, C2 की वैल्यू थी C,
C1 प्लस C2 कितना होगा बेटा, C प्लस C/3, ठीक है। तो भाई ये कितना हो गया, 20,000/3 इंटू C अपॉन, ये हो जाएगा 4C/3, तो ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 20,000/3 इंटू 3C/4C, C से C कट गया, 3 से 3 कट गया, 4×5 = 20, तो ये हो गया 5,000 माइक्रो कूलाम चार्ज आ गया। तो देखो यही आ रहा है, माइक्रो है ना, तो देखो 5 × 10⁻³ इंटू 10⁻6 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 10⁻³ आ जाएगा। बोलो यही तो चार्ज आएगा, क्लियर है। तो देखो बेटा ये चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 5 × 10⁻³ माइक्रो कूलाम चार्ज की हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों ही आंसर हमारे पास सेम है, ये भी आंसर बिल्कुल सेम है, ठीक है। आप इसको भी सॉल्व करो ना, Q1 की वैल्यू ही निकालोगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। रटना नहीं है, बेसिकली बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर 500 वोल्ट होगा, यहाँ 0 वोल्ट होगा, इस 500 और 0 वोल्ट के बीच में एक कैपेसिटर लग रहा है, इधर 500 और 0 के बीच में 3 कैपेसिटर लग रहे हैं। तो देखो यहाँ वो वोल्टेज जो था ना, देखो ये प्लस था, ये 500 वोल्ट था, देखो ये वोल्ट जितना था 0 वोल्ट, तो ये 500 है तो देखो ये भी तो 500 होगा, और ये 500 है तो देखो ये भी 500 होगा, 500 वोल्ट हो गया, 0 वोल्ट है तो देखो ये भी 0 होगा, ये 0 है तो देखो ये भी 0 होगा, ये 500 है तो देखो ये भी 500 होगा, और देखो 0 वोल्ट है तो देखो ये भी 0 वोल्ट होगा, ये 500 है तो देखो ये भी 500 होगा, और ये 0 वोल्ट है तो देखो ये 0 होगा। अब इस देखो इधर 500 और 0 के बीच में एक कैपेसिटर लग रहा है, इधर 500 और इधर 0 के बीच में 3 कैपेसिटर लग रहे हैं। इन 3 कैपेसिटर को हटा के एक कैपेसिटर लगाया, वो कितना लगाया, C/3 का, तो देखो C/3 हो गया एक कैपेसिटर, एक कैपेसिटर लगाया जो है C का है, दोनों पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40/3 के माइक्रोफेराड आ जाएगा, ठीक है। Q बराबर टोटल चार्ज निकाल लिया, जो टोटल चार्ज यहाँ से फ्लो होके गया है, ये टोटल चार्ज कितना हो गया, ये चार्ज निकाल लिया, Q बराबर C इक्विवेलेंट इंटू V से, ठीक है, क्लियर है। तो हमने वोल्टेज की वैल्यू लगाई थी, C इक्विवेलेंट हमने लगाई दिया, सॉल्व कर लिया, फाइनली टोटल चार्ज निकल आया। जब ये टोटल चार्ज निकल आया तो Q1 निकालना है, तो Q1 निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, याद रखना, Q1 बराबर टोटल चार्ज इंटू, क्योंकि Q बराबर होता है ना CV, तो वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है, तो Q प्रोपोर्शनल टू होता है C के। तो याद रखना जिसमें हम चार्ज निकालते हैं Q1, उसी का कैपेसिटेंस लेते हैं C1। ऐसे यहाँ पर देखो Q2 चार्ज निकाला है, इसका ही कैपेसिटेंस देंगे C2 यहाँ पर, तो टोटल चार्ज इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 फॉर्मूला होता है, क्लियर है, यहाँ तक आपको ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 10, सही है। ये कह रहा है एक 900 माइक्रो पिको फैराड का कैपेसिटर है, देखो लास्ट क्वेश्चन है ये, क्या कह रहा है कि 900 पिको फैराड का कैपेसिटर को चार्ज किया 100 वोल्ट की बैटरी से। तो बताओ जब 100 वोल्ट की बैटरी से इस 900 पिको फैराड के कैपेसिटर को तुम चार्ज कर दोगे तो इस पर टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, 900 पिको फैराड की कैपेसिटर से चार्ज किया तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा इस पर जो इकट्ठा हो जाएगा बेटा, क्यू कितनी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है इसे, 100 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। तो टोटल चार्ज की वैल्यू हो जाएगी Q बराबर CV। तो बच्चों Q बराबर C इंटू V, C की वैल्यू कितनी है 900, 900 इंटू वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 100, तो बच्चों कितना आ गया चार्ज, ये आ गया इतना, Q की वैल्यू कितने आ गया, ये पी को कूलाम आ गई, तो 9 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻−12, तो ये हो गया 9 इंटू 10⁻−8 कूलाम चार्ज आ गया, ठीक। तो देखो बेटा इस कैपेसिटर ने कितना चार्ज स्टोर करा, इसने इतना चार्ज स्टोर करा। अब इसी कैपेसिटर को, जो चार्ज कैपेसिटर है, इसे डिस्कनेक्ट, ये कह रहा है कि कितनी एनर्जी, एक सेकंड जस्ट अ मिनट, हाँ, तो ये कह रहा है कि कितना एनर्जी स्टोर करेगा इस कैपेसिटर के दौरान। बेटा एनर्जी कितने स्टोर करेगा, हाफ CV स्क्वायर करता है, जरूरत नहीं थी वैसे चार्ज निकालने की, आगे काम आएगा, हाफ इंटू C की वैल्यू कितनी थी इस पर 900, पी को है तो 10⁻12 डाल दोगे। बेटा वोल्टेज की वैल्यू कितनी है इसमें, जो है 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया था ना, तो 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया था तो 100 इंटू 100 लिखेंगे, ठीक। तो 1/2 इंटू 9 इंटू कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 10⁻6 हो गया, तो ये हो गया बेटा 4.5 इंटू 10⁻6 जूल आ गया हमारे पास, जो एनर्जी स्टोर हुई इस कैपेसिटर में। जब हमने इसे 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया था तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, वो कितनी एनर्जी स्टोर हुई होगी, ये उतनी एनर्जी स्टोर हुई है, क्लियर है बेटा, ठीक। चलो अब कह रहा है कि इसी कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी से और 900 पिको फैराड की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब ये कह रहा है कि यही कैपेसिटर था, ठीक है, यही कैपेसिटर था,
इसको इन्होंने जो है एक अनचार्ज कैपेसिटर से, जिस पर पहले कोई चार्ज नहीं था, लेकिन इस पे तो चार्ज था भाई, इस पे तो चार्ज था ना, तो इस पर नया चार्ज कितना हो जाएगा क्यू वन डैश, इस पर नया चार्ज कितना हो जाएगा क्यू टू डैश। सही बात है। और चार्ज जब तक बहता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल भैया सेम ना हो जाए। क्या ना हो जाए? दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तभी तक चार्ज बहेगा, इससे इधर जाएगा। क्लियर है? बोलो भाई, चार्ज अभी तो बहेगा जब तक बहेगा। ये तो टोटल चार्ज पहले कितना था सर? इतना था चार्ज। अब ये चार्ज ही बहना चालू होगा, और ये चार्ज जब तक बहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए, या दोनों का पोटेंशियल इन दोनों कैपेसिटर के बीच का सेम ना हो जाए। क्योंकि जब हमने इनको कनेक्ट किया है तो कहीं ना कहीं ये पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, और पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो वोल्टेज सेम होगा। जब तक कि वोल्टेज सेम नहीं हो जाए तब तक चार्ज भेजता है। तो चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा बेटा? इस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर रहेगा, क्योंकि इस पर तो पहले कोई चार्ज ही नहीं था ना। तो नया चार्ज कितना बना होगा? तो टोटल चार्ज पहले जो था, उसके बाद जो बाद में चार्ज बना क्यू वन डैश प्लस क्यू टू डैश। तो पहले टोटल चार्ज कितना था मेरे भाई? टोटल चार्ज था पहले 9 × 10⁻⁻8। और क्यू वन डैश कितना हुआ सर? C1V। और क्यू टू डैश कितना हुआ सर? C2V। तो देखो बेटा 9 × 10⁻⁻8 वोल्टेज वी डैश था, वी डैश लगा लो, इक्वल टू C1 + C2 इंटू वी डैश। तो ये हो गया 9 × 10⁻⁸। C1 की वैल्यू भैया कितनी है? 900 प्लस C2 की वैल्यू कितनी है भैया? 900। और भैया वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? वी डैश। तो भैया कितना आ गया ये? 9 × 10⁻⁸ आ गया। और 900 900 कितना हो गया? 1800। पी को है तो 10⁻12 डाल देंगे। वोल्टेज कितना हो जाएगा? वी डैश। तो बच्चों नया वोल्टेज कितना आएगा? 9 × 10⁻8 अपॉन के 1800 इंटू 10⁻12। ये आ गया नया वोल्टेज। तो बच्चों कितना आ गया ये? 9 से ये काट दो, 9 दूनी 18, 200। तो 1/200 इंटू कितना हो गया? 12 में से 8 गया 4, नया वोल्टेज। तो ये हो गया 1000, 10,000 सॉरी, बटे 200। तो बोलो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से ये कट गया 50। तो बताओ नया वोल्टेज कितना आ गया? नया वोल्टेज आ गया सर 50 वोल्ट। ठीक है, नया वोल्टेज आ गया 50 वोल्ट। ठीक है। तो कह रहा है कितनी एनर्जी सिस्टम के द्वारा एनर्जी स्टोर होगी। सिस्टम कितना एनर्जी स्टोर करेगा? ये वाला सिस्टम। ठीक है, पूरा सिस्टम कितना एनर्जी स्टोर करेगा बताओ? जब हमने इसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो कुल टोटल एनर्जी कितनी स्टोर होगी? हाफ C इक्विवेलेंट इंटू वी का स्क्वायर। यही तो होगा पूरा सिस्टम। सिस्टम पूरा किस में कनेक्टेड है भाई? पैरेलल में कनेक्टेड है ना। तो जाहिर सी बात है इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? इसका C1 है, अगर इसका C2 है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा सर? C1 + C2 होगा, नहीं होगा? बोलो। तो 1/2 C1 + C2 इंटू नया वोल्टेज कितना है? वी डैश का स्क्वायर। तो बच्चों बताओ 1/2 इंटू C1 + C2 कितना हो गया? 900 + 900 कितना हो गया? 800, 1800 900 + 900 कितना हो गया? 1800 हो गया। क्लियर है? इंटू पी को करना है 10⁻12 इंटू नया वोल्टेज कितना है बेटा? 50 वोल्ट है, तो 50 × 50 कर दूंगा। तो बच्चों देखो इसे काट दो, 2 नाम 18, 900 हो गया। तो देखो कितना आ गया ये नया चार्ज? तो ये हो गया 25 × 9 इंटू कितना हो गया? माइनस के 1 2 3 4, 12 में से 4 गया, कितना हो गया? -8 हो गया। तो 9 बन जाए 45 से 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 4 22, 222 इंटू 10⁻8 कितना आ गया? जूल आ गया। इतनी एनर्जी आ गई फाइनल सिस्टम की। बेटा इस सिस्टम में जब ये सिस्टम बना है ना, ये बेसिकली एक पूरा एक सिस्टम बनाया। देखो ये सिस्टम बनाई, एक सिस्टम बनाई, एक पूरा एक सिस्टम बनाया। इस सिस्टम के अंदर कितने चार्जेस, इतने सिस्टम के अंदर कितने कैपेसिटर हैं? 2 कैपेसिटर हैं ना, एक C1 और एक C2। और ये दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड हैं? एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड हैं? एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड हैं ये दोनों कैपेसिटर। तो पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी ना, तभी तो चार्ज जो है यहाँ से यहाँ बढ़ेगा। चार्ज जब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो हमने क्या किया? वी डैश निकाल दिया। किस प्रॉपर्टी से? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है जो इनिशियल चार्ज होता है वो फाइनल चार्ज के बराबर होता है। क्योंकि चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी भी याद रखो, चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनिशियल चार्ज कितना था सर ये, और बेटा फाइनल चार्ज कितना हुआ? फाइनल चार्ज हो गया बेटा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। शुरुआत में चार्ज कितना बना? खाली और खाली Q था ना, तो Q प्लस बराबर किसके हो गया? Q1 डैश प्लस Q2 डैश। क्लियर है? Q1 डैश कितना होगा सर? C1V होगा। Q2 डैश कितना होगा? C2V डैश होगा। ये V डैश है। क्लियर है? तो यहाँ पे V डैश कॉमन ले लिया, C1 + C2 हो गया। तो ये आ गया हमारे पास V डैश निकल के, नया पोटेंशियल निकल के आ गया। ये कितनी वैल्यू आई इसकी? 50 वोल्ट आई। क्लियर है? ये 50 वोल्ट आई। तो पूरे सिस्टम का टोटल एनर्जी कितनी होगी? इक्वल टू हाफ C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट कितना होगा? दोनों कैपेसिटर जब पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इनका C इक्विवेलेंट होता है C1 + C2। तो C1 + C2 हो जाएगा बेटा।
इंटू वी डैश का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था बेसिकली, देखो यही आ रहा है आंसर। क्लियर है, क्लियर। तो ये क्वेश्चंस थे, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आए होंगे, आई होप। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज के बेसिकली क्या था, ये एग्जाम्पल्स थे जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस आप लोग करिए अच्छे से, और कहीं कोई दिक्कत आए तो मैं आपके साथ हुई हूँ। ठीक है, थैंक यू।